All right. So, hello everybody. Welcome to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and after a very long amount of time today, we have a guest with us, and I'll tell you the reason and everything of why this guest is with us. But before that, in this particular video, we are going to discuss the entire paper of 2023. So you're waiting for it for a long time. This video will be the culmination of the Mad Aptitude series that we were going by. All right, the PYQ series that we were doing, that had so many views and so many people were following it and so many people benefit out of it as per your messages. So I'll begin the session by introducing the person. And why am I introducing that? That also I'll tell. So the person with us today is Mr. Somen, and Mr. Somen has scored an exceedingly high score of 109 in the UPSC CSE 2023 prelims. Now, this score is like nearly 35 marks more than the cutoff, nearly 35 marks more than the cutoff. Okay. So this is like something other planet or something like that. So, Somen, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. First of all, really like welcome, brother. Thank And you. Hello, uh, everyone. yeah, so Somen has been with us like since a very long time. And congratulations, Somen. This is really a good score, and I hope people get to learn a lot from you. So, if before starting the Thank video, I just want you to you. like tell us two, 3 points of what worked for you in such a like prelims examination where the cutoff went slow and everything went low, people's scores went drastically low. What worked for you so that you were able to score that this good amount of marks? The first thing is that you got to revise the basic and static parts really well. Whatever static sources you are following, make sure कि आप उस पे ज्यादा मतलब कंटेंट को मत बढ़ाओ. मतलब 2-3 बुक्स और पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना रखो. मैंने इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स इसके लिए फॉल्टर भी करा है. सो जितना आप चाहो स्टैटिक बुक्स को रिवाइज करो बार बार. वही काम आएगा. मतलब एक्टिव रिकॉलिंग के लिए स्टैटिक बुक्स आर एन एब्सोल्यूट मस्ट. करना ही Right, पड़ेगा. right, right. सेकेंड थिंग इज पीवाईक्यू. अब पीवाईक्यू ये नहीं कि बस आप सॉल्व करके चले जाओ आगे. उस पे आपको थोड़ा सा और पॉज करके थोड़ा सा उसमें और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके 4 ऑप्शंस 3 ऑप्शंस जो भी है करेक्ट आंसर को छोड़ के भी रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होते हैं. बस रीफ्रेम कर दिया जाता है या फिर स्पेसिफिक रीजन से पूछा जाता है. वो आप आइडेंटिफाई करो थीम्स ओवर द इयर्स. आई थिंक उससे आपका बात बन जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज आप देखो कि आप ऑप्टिमम अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हो. और वो ना आप कोई प्री कंसीव नोशन लेके मत जाओ कि मुझे 95 अटेम्प्ट करना है या मुझे 85 करना है. वो बेस्ड ऑन द पेपर थोड़ा सा अप्रोच आपको रखना पड़ेगा. से इस साल का जो पेपर था मतलब बन नहीं रहा था ज्यादा मेरे से. किसी से भी नहीं बन रहा था वो तो अलग बात है. तो थोड़ा सा मतलब अटेम्प्ट को ऑप्टिमाइज करो. इसके लिए टेस्ट सीरीज ठीक है मतलब टू एन एक्सटेंट मदद कर सकता है. बट गिवन द रीसेंट पैटर्न टेस्ट सीरीज में भी मतलब अटेम्प्ट ज्यादा हो नहीं पा रहा है आजकल. तो सी टू इट. प्रीवियस ईयर से ही आप देखो पीवाईक्यूज में आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो. बेसिक सोर्सेस से कितना बन रहा है आपका. करंट से आपका कितना मतलब बन पा रहा है. या बहुत पुराना जो कंटेम्प्रेरी करंट पूछा जाता है वो आप मतलब कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ इट और नॉट. तो आप अटेम्प्ट को थोड़ा सा ध्यान पर रखो. क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड थोड़ा सा इज इंचिंग टुवर्ड्स लोअर अटेम्प्ट्स आई बिलीव. मतलब अब वो 90+ वाला स्ट्रेटेजी माइट नॉट वर्क. अब ये कोई एब्सोल्यूट मस्ट नहीं है. मतलब हो सकता है अगली साल कुछ और पेपर आ जाए इजी पेपर आ जाए तो शायद अटेम्प्ट बढ़ सकता है. तो वो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है उस चीज को. लाइक दैट इज बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशन. Right. On like flexible for the D day. या Don't ऑन have द rigid डी डे यू notions in गॉट टू your बी head. वेरी फ्लेक्सिबल. और कुछ कुछ चीजें हैं देयर दीज आर एब्सोल्यूट मस्ट्स टू अटेम्प्ट द पेपर. जो हम लोग एमसीक्यू एप्टीट्यूड बोलते हैं. सर ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है एंड आई वाज मतलब ह्यूजली बेनिफिटेड थ्रू दैट. एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड होता है आपका. एटलीस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एक एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए. मतलब ओवर द इयर्स पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करके आप देखोगे. और मैं क्वेश्चन पेपर में भी इन डिटेल डिस्कस करूंगा कि कैसे पीवाईक्यू एप्टीट्यूड ने उसको सॉल्व करा दिया जो शायद ना तो बेसिक बुक्स में था ना तो अपने करंट में उसको पढ़ा था. बट जस्ट बिकॉज यू हैड दैट एप्टीट्यूड बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर ओवर द इयर्स वो आपसे सॉल्व हो जाता. मैं डेफिनेटली यहाँ पे Hmm. स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू इसको एलाबोरेट करूंगा. Great, great. We do that. So I mean, there are a lot of like these things in the market that these days it is just about the knowledge and not about the aptitude, and you have to mug up everything. Like, in your opinion,
Like, what is the reality of this particular thing? Like, from सर basic नॉलेज का, sources. हाँ नॉलेज का जो मतलब पिछले साल का जो पेपर था, बहुतों ने बोला कि चारों आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए इन ऑल दोस फोर ऑप्शंस, क्योंकि अगर एक में भी अगर आप डाउटफुल हो तो शायद आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यूपीएससी आपका स्कोप ही हटा दिया, कहीं पे एलिमिनेशन लगाने का, कहीं पे ट्रिक्स Right. लगाने का। अगर Hmm. ऐसा होता तो शायद मेरा इतना स्कोर नहीं आता। आई थिंक देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप जहाँ पे आप सिर्फ नॉलेज के बल, नॉलेज तो एसेंशियल है ही, नॉलेज तो Yes, आपका yes, मतलब absolutely. ऑब्वियसली बिना नॉलेज के आप नहीं कर सकते, वो मैं डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन बिल्कुल। चारों ऑप्शन में नॉलेज होना, आई डोंट थिंक यूपीएससी एक्सपेक्टिंग दैट एक्सट्रीम पर्सन टू क्वालिफाई फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसको Hmm. मतलब प्रीलिम्स में ऐसा बंदा चाहिए नहीं जिसको चारों ऑप्शन फॉर ऑल द क्वेश्चंस पता हो। कहीं Right. ना कुछ है कैविएट। हर जगह So, नहीं अप्लाई होगा, जहां जहां अप्लाई होगा मैं बताता चलूंगा, और वो आपको कॉल लेना है ऑन द डी डे, आपको कॉल लेना है कि इसमें मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, वो भी मैटर करता है। और right. आप देखोगे मतलब इन द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा जो काफी इजी है, मतलब अभी कूल घर पे बैठ के बहुत इजी लगेगा, एग्जाम हॉल में मेरे से भी नहीं सॉल्व हुआ। मैंने उसको Right. स्किप कर दिया, मैंने उसको लीव कर दिया, क्योंकि एग्जाम Right. हॉल में इट गेट्स वेरी मेसी। Right. Right. Regarding this conversation that is going on, I would like to add something, Sumin, श्योर सर श्योर। uh, about how D-Day is everything. So in 2022 prelims, my score in like the prelims examination is nearly 100, 99.7 or something. I'm not like exactly wherever the number, but it is something close to 100. In the 2023 prelims, my score drastically reduced. Drastically. Like, I was so like amazed by this. The number scored like I this number reduced by nearly 30 marks from my 2022 prelims. Now I want people to understand something from this story before judging or before hating. I want people to understand something, that there are a lot of factors that go behind a D day. For example, if I take my case, the first thing that went was that I knew that this is going to be my last attempt. This is going to be my last attempt. I was already done by 5 attempts, and 2023 was my last attempt. And I just had 5 days after the result. There was such an emotional baggage that I carried in these 5 days. And then the fear of losing your last attempt. And then going in the examination hall with that fear. भाई मैं अपनी वीडियोस में ब्रेव दिख रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन ना दैट आई कैन बी ब्रेव बाय लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड. So this डेफिनेटली सर डेफिनेटली। so this fear that I like went with will obviously impact my performance. Second, yeah, we every each person knows this, that knowledge is essential. You cannot qualify prelims without knowledge. Whoever says so is making a fool out of you. But if somebody is saying that it is only knowledge that works, I've always said that those people are not recognizing the role of aptitude, because now is the fact is that 100 into 4, you'll have to have 400 knowledge of 400 questions, 400 statements. People fail to recognize the fact that once you are giving mains interview back to back for 3 years, you are not revising your static portion. For example, if I give an example, I have not revised spectrum, I have not revised ancient, medieval, places in news, mapping, environment conventions, because these things are neither asked in mains, neither asked in the interview. So you don't revise them, but they play a major part in the prelims examination, right? डेफिनेटली सर डेफिनेटली। So if I'm not revising them, how am I expected to remember them? And I knew that this is a big risk that I'm willing to take, because यार मेरे पास नहीं था emotional, financial scope attempt skip करने का, and that is why I took this risk of attempting the exam in the 5 days. So I want you people to understand this. I really want you to understand this, that a person can be in a lot of pressure when they are going. They can be not, they have not revised anything when they are going. The nature of the paper was such that luck played a very huge important role. Go and see the video that I made just after on the prelims day. Even there, I agreed that luck plays the most important role in such papers. It might be in your favor, it might not be in your favor, but somebody denying this and saying that it is just about knowledge is again not giving the right spectrum for you to look at. So now what I have been guiding you over the year, right? Over or
in the entire YPLP program or in the entire MCQ aptitude development program, you'll see in this video how prelims PYQs help you in solving another prelims PYQs, how trends and observations help you in solving them. Sumin has told you that, and he will tell you that how he has benefited by these things. And as I said, this will obviously require knowledge plus aptitude for you to clear. This is the formula. I was lacking on the knowledge part, and my aptitude might have shaken because of the pressure that I was in. So I scored lower on the lower side. That does not mean that you start doubting the entire thing. और भाई जिसको डाउट करना है ना फिर वो कर ही लो. अगर मेरे को डाउट करके आपका एग्जाम निकल रहा है ना, आई एम द हैप्पीएस्ट. राइट सुमिन? श्योर सर, श्योर। अगर मेरे को डाउट करके प्रीलिम्स निकल रहा है ना भाई आपका, देन गो हेड डाउट मी. अगर मेरे को गाली दे के प्रीलिम्स निकल रहा है देन प्लीज अब्यूज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो. आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, भगवान आपका भला करे, आपके परिवार का भला करे, मैं ना बहुत खुश हूँ. But don't start if you have like followed something. I have made you revise the static portion so many times. I have given you made you make notes out of things. I'm teaching you current affairs. I'm teaching you PYQs in such a detailed manner. Today Somin and I will be discussing the entire paper in detailed manner. यार अगर बेवकूफी बनाना है मेरे को तो मैं 2023 का पेपर भी खुद ही बैठ के सॉल्व कर लेता, सोमेन को क्यों लेके आता. बट आई नो दैट दिस पर्सन इज मोर केपेबल देन मी टू डिस्कस द examiner mindset in the 2023 paper. Why did I wait for so long? अगर मेरे को कुछ कुछ गिमिक करना ही था तो I was done with the PYQs in February. I had the entire February, the entire March for so long in April. क्यों वेट करता मैं? Because I knew that somewhere I'm faltering in the 2023 paper because luck was not maybe in my favor, because I was not prepared with the static portion, because I had so much immense pressure of last attempt. अब इसको ये डाउट करने लगो कि अगर कोई यही डाउट करने लगे कि भाई मैंने आपको जो स्टैटिक रिवाइज करा दिया या मैंने आपको जो करंट अफेयर पढ़ा दिया या मैंने जो आपको PYQs पढ़ा दिए वो सब किसी काम के नहीं है, तो भाई फिर जो काम का है फिर वो आप वो कर लो. दिस इज अ वेरी हम्बल, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, एक्सेप्टेंस है इस चीज की, दैट यस आई वॉज नॉट प्रिपेयर टू टेक दिस प्रीलिम्स एंड यस luck played in my favor that I could clear it. If I could not have cleared it, then आपको क्या दिखता कि मेरी 2022 के जो 100 नंबर है वही मेरे मार्क्स है ना. अगर मैंने 2023 का पेपर दिया ही ना होता तो फिर कैसे डाउट कर रहे हो चीजों पे? ठीक है, और किसी को भाई गाली देनी ही है, हेट करनी ही है, गो एड. भगवान आपका भला करे, श्री राम आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई. मैंने कभी कभी इस चीज को नहीं बोला दैट आई एम अ मास्टर एंड आई कैन टीच यू हाउ टू स्कोर 150 इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. जब मैंने 2022 का पेपर अपना पूरा ट्रांसपेरेंटली खोल के दिखा दिया, मेरे को बताओ. आज सुमेन वो काम करेंगे बट मेरे को बताओ और कितने लोग ये काम कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंटली अपना पूरा पेपर खोल के आपके सामने रख दे रहे हैं, इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ मिस्टेक्स आपको दिखा दे रहे हैं. क्या होती है इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी? जो चीजें सीखी अगर वो शेयर कर दे रहा हूँ, अगर वो बता दे रहा हूँ, और उससे अगर लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, लोगों के धंधों पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, तो उसमें मेरी गलती हो गई क्या? बता दो भाई, फिर अगर पढ़ाना छोड़ देना है तो. But people who understand this, people who have empathy, sympathy, and most importantly, who have rationality in their mind, understand कि भाई कोई भी इंसान हर दिन अमेजिंग नहीं हो सकता. आई हैव बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि मैं वो पढ़ा सकता हूँ, वो सिखा सकता हूँ जो मुझे आता है, जिससे मैंने 100 स्कोर किया 2022 प्रीलिम्स में. डिस्पाइट आई जस्ट हैड 5 days, आई कुड स्कोर 100 बिकॉज यहाँ पे स्टिल आई हैड फ्रेश मेमोरीज ऑफ स्टैटिक पोर्शन. 2023 आते आते एक साल और बीत गया यार, मुझे कुछ करंट कोई स्टैटिक पता नहीं था. आपको तो पता है ना ये चीजें, यू नो दीज थिंग्स राइट, कि आप भी बिना पढ़े जा रहे हो मेरी तरह. जब आपको ये चीजें पता है, इसके साथ साथ आपने PYQs वगैरह सब कर लिए हैं, अब मैं आपको इंटेंस रिवीजन कराऊंगा, इंटेंस रिवीजन कराऊंगा. आपको नहीं करना है ना मेरे साथ भाई, आप मत करना. लेकिन जिसको करना है, मैं इंटेंस रिवीजन कराऊंगा, मैं CSAT भी कराऊंगा, मैं PYQs भी कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, अभी दोबारा कराऊंगा, लास्ट के 50 दिन में 45 दिन में सब कुछ कराऊंगा. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये करने से एग्जाम क्लियर होता है या ये करने से एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा गारंटी एंड अश्योर्ड, ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं. बट मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ ना यार, मैंने जितना पढ़ा है वही बता सकता हूँ ना.
Now, if after this, I'll not be addressing this thing again. जो करना है करो, जिसको जो करना है करो, जिन लोगों की दुकान ही हेट पे चल रही है चलाओ, जो करना है करो भाई. I don't care. I really like didn't want to do this in front of Somin, but I am transparent and accountable to at least people who love me and who support me. ये चीज है भाई बहुत सिंपल सी. Now we will discuss the 2023 paper. I am so thankful that Somin agreed to come here. Please understand right at the outset, right at the beginning, that there will be places where you will see that he has created silly mistakes. There will be places where his knowledge might be lacking. So instead of starting and judging him कि इसको अरे इतनी छोटी सी नॉलेज थी नहीं पता, try to learn from what he is teaching you. स्टूडेंट है, धर्म है लर्न करना, सीखना, समझना, फिल्टर आउट करना, समझना. अगर इतनी रैशनैलिटी भी नहीं है तो फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता. आई ऑलवेज बिलीव दैट माई ऑडियंस इज मेच्योर एंड आई स्टिल बिलीव दैट. Mature and rational. On that note, I am sorry if anybody has ever felt pain because of me. That was never my intention. I've always tried to do what is best for the community because I have had such betrayals in past. That is why I've always tried to do what is the best for the community. People who can see that can stay here. People who cannot see that, you are please, you are more than, आपको खुली छूट है भाई. फॉर यू टू नॉट स्टे हेयर. आपको कोई गन पॉइंट पे नहीं रख रहा है, कोई किडनैप करके नहीं रख रहा है. थैंक यू सो मच. आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम ऑन दिस. Really very very sorry. And now I'll ask Somin to present his screen. Sorry Somin that you know It's okay, sir. It's okay. Not an issue. you got dragged into it. Just wanted to address नहीं, some ये things. एड्रेस करना भी था. Yeah, you have seen that, those mean हम्म. things and hate things. You have seen that, so just wanted to address it for the people once. But all right, now let's start the ball rolling. You please, now you can go ahead and share your screen. I am making you अच्छा, the अब host. आप बता देना जब स्क्रीन विजिबल होगा तो ठीक है. Ah, sure, sure, sure. इज द स्क्रीन विजिबल, सर? No, not yet. You will have to. Now you are the host. Now you'll be able to share the screen. ओके ओके ओके. In between, if I have some questions or I have some value additions, बिल्कुल I'll do बिल्कुल that. सर, आप मेरे को उसी टाइम रोक के यू कैन लाइक आस्क, कोई Yeah, इशू नहीं है. yeah. Great, आई great, होप द great. स्क्रीन इज विजिबल Yeah, नाउ. now it's perfectly visible. ओके गाइस, सो Perfectly visible. आई एम टेकिंग ओवर. पहला बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो स्कोर था फ्रॉम वेरियस कोचिंग की 110 से लेके 115 तक इट वेरीड. और एक्चुअल यूपीएससी में आई कुड स्कोर अराउंड 109. ठीक है. सो देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चन जिसका आंसर शायद मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक आंसर की रिलीज किया नहीं है. तो उसके बाद ही उसका शायद पता चलेगा अथॉरिटेटिव सोर्स से. सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू पहले आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आई एम स्टार्टिंग. ठीक है. सो सेट सी था मेरा, सेट सी. सो इसका पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन, with reference to home guards, consider the following statements. Home guards are raised under the Home Guards Act and rules of central government. ठीक है. The role of home guards is to serve as auxiliary force to the police in maintenance of internal security. Third statement is to prevent infiltration on the international border, coastal areas. Border wing home guards battalions have been raised in some states. अब यहाँ पे ना आपको मतलब परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए तीनों सवाल का, तभी इसका हल निकल सकता है. अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है एक्चुअली. क्योंकि अगर आपको पता है कि शेड्यूल 7 के अंडर स्टेट और सेंटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, अगर उसका आइडिया आपको है तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. क्योंकि होम गार्ड्स जो है आर रेज्ड अंडर होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर आपके स्टेट में भी होम गार्ड्स होंगे ना, सिविक वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स, आपने देखा ही होगा उन लोगों को, जो पुलिस की खाकी वर्दी तो नहीं पहनते, या कोई कोई पहनते हैं सिविक वॉलंटियर्स, बट दे फॉल अंडर द स्टेट पुलिस. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का ही इशू है ना. तो अगर होम गार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पे बनते तो मतलब आप समझ रहे हो ना, लॉ एंड ऑर्डर इज अंडर स्टेट. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंडर होता है, सेंटर के अंडर होता नहीं है. तो ये हो नहीं सकता. तो इसीलिए देखिए मैंने इसको अंडरलाइन भी करा है कि रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्रॉस आउट हो जाएगा. तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे आप जाओ. द रोल ऑफ होम गार्ड्स इज टू सर्व एज ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. अब बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय तो आपका हो नहीं सकता. यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्रेक्टरी स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है. अब इसका रोल यही होगा ना, इससे ऑक्सिलरी फोर्स की तरह काम करेगा. मेन मेन फोर्स तो पुलिस है आपका. ठीक है.
इट्स एन ऑक्सिलरी फोर्स, एडिशनल फोर्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। To prevent infiltration on the international coastal border areas, the border wing home guards battalions have been raised in some states. देखो मैंने some को यहाँ पे अंडरलाइन करा है, some states। अब यहाँ पे अगर all states लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट क्या होता? अब हर स्टेट तो कोस्टल स्टेट नहीं है ना, ऑब्वियसली इन सम ऑफ द कोस्टल स्टेट्स मे बी इट हैज बीन रेज्ड। अब ये मेरा कोई नॉलेज सोर्स से मुझे नहीं पता चला कितना स्टेट में रेज करा, कहाँ पे रेज करा, नहीं करा। हो सकता है कहीं पे कोई फ्रिंजेस में कोई न्यूज आ गया होगा कि गुजरात में किसी ने रेस करा है राइट या इन राइट। सम अदर कोस्टल स्टेट, पर वो मुझे पता नहीं था ऑब्वियसली। इन सम स्टेट्स उसने बोला, मैंने वर्ड प्ले पे ही ध्यान दिया, सम देखो मैंने अंडरलाइन भी किया, ये रियल एग्जाम में मैंने किया अंडरलाइन। तो ऐसे मैंने दो स्टेटमेंट को सही माना और ये तो गलत है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के हिसाब से ही ये गलत दिख रहा है। सो ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। Yeah. अब यहाँ पे बताओ Also, होमगार्ड। हाँ सर। yeah, just wanted to, sorry, I'm interrupting. Just wanted to add श्योर something. श्योर। In a previous year paper in 2022 or 2021, probably there was a question regarding similar question regarding prisons, that who can make the prisons rule. And there also UPSC played the similar thing. It said that prison rules can be made by are made by central government or something. But इस even there, क्वेश्चन if you में सर, understand the इस fact, सवाल, इस hmm, ईयर में भी दूसरा एक सवाल में ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर से प्रिजन वाला हाँ, कॉन्सेप्ट दूसरा एक सवाल में लगेगा, मैं बता रहा हूँ। exactly, 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 exactly. Right. So here PYQ has also been repeated, and then we also have the exact form of some states. So some states have been used multiple times. For example, this particular species is found in some states, is found in some coastal states. That is always correct. Once it said dugong is found in all the coastal states, and that was wrong. तो PYQ आपको ये चीज ही समझाते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है पेपर को। राइट, डेफिनेटली सर, प्लीज। इसमें या तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक किसी ने भी होम गार्ड्स एक्ट या हाँ, रूल्स इतनी डिटेल में पढ़ा पढ़ा है। होगा, बिल्कुल। तो बिल्कुल, नॉलेज कहाँ से एब्सोल्युटली आया करेक्ट। मुझे नहीं पता, किसी को अगर नॉलेज से इसको सॉल्व करना है तो बताना पड़ेगा उन लोगों को जो लोग बोल रहे बिल्कुल हैं कि बिल्कुल सिर्फ मुझे उन्होंने सोर्स शेयर कर, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं इस साल वही पढ़ के जाऊंगा। तो कमिंग टू द ओके, सेकंड ग्रेट। क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला सवाल मैंने मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ही बताया था कि मैंने सिर्फ 80 अटेम्प्ट करा, वेरी कंजर्वेटिव अटेम्प्ट था इस बार, क्योंकि पेपर ही ऐसा आया था। और पहले मैं ना 90 प्लस के टारगेट में मैं भी रहता था, और इस साल मैंने सिर्फ 80 अटेम्प्ट करे, क्योंकि मतलब पेपर का नेचर आपको पता ही है, रियल एग्जाम सिचुएशन अगर आप पेपर को देखोगे तो यू विल बी मतलब एबल टू बेटर ग्रास्प कि कितना डिफिकल्ट था, क्या था। तो जैसे ये सवाल था ना, ये सवाल में आपको नॉलेज चाहिए, यहाँ पे आप कोई एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, आपको नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग दीज एक्ट्स एंड द पर्टिकुलर प्रोविजन जो आपके यहाँ पे है। अगर यहाँ पे अगर आपका नॉलेज नहीं है तो शायद ये आपसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मेरा हुआ नहीं, मैंने ट्राई करा, देखिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया था। अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, डज इट कम अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? यार मैंने तो सिर्फ इसके मतलब आरटीआई कॉन्टेक्स्ट में बस इसका नाम सुना था, मुझे प्रोविजन भी नहीं पता। एक तो प्री कॉलोनियल एक्ट है, वैसे ही नहीं पढ़ना, और पता नहीं इसका पीडीएफ कहीं शेयर होता होगा तो मुझे नहीं पता, ये तो आरटीआई कॉन्टेक्स्ट में जितना एस्पिरेंट है उतना पढ़ा होगा, तो उसमें ये है या नहीं आई वॉज नॉट श्योर। सिमिलरली इंडियन एविडेंस एक्ट, अब एविडेंस का पता है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट अभी भी यूज होता है, अब जाके वो चेंज करा है भारतीय न्याय संहिता और ये सब न्यू मतलब सीआरपीसी एंड सीपीसी रूल्स हैव कम। बट ये स्टेटमेंट अगर आप देखो, नोइंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये इसके साथ जा रहा हो। बट अगेन उससे आपका सॉल्व नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक पता होने से आपका नहीं चलता। Celebratory gunfire which can endanger the personal safety of others, the Arms Amendment Act, मे भी हो सकता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, हो सकता है, बट अगेन एज आई सेड, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग था, अगर आपको ये नहीं पता सही से और बाकी दोनों जगह भी आप गेस वर्क कर रहे हो, बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन। आपको दिखेगा बहुत जगह मैंने क्वेश्चन स्किप करा है, और ये लीव कर, आर्ट ऑफ लिविंग भी आपको आना चाहिए। अब जो पेपर्स बन रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो वेरी एसेंशियल। सो यहाँ पे जैसे हम्म। ये पूरा प्योर नॉलेज बेस्ड था, इसमें नॉलेज छोड़ के आप कुछ नहीं यूज कर सकते थे, किसी और सोर्स से ये बन ही सकता था। यहाँ पे ना तो वर्ड प्ले आपका काम आता, ना तो कुछ और आता, तो यहाँ पे आपके हाथ बंधे हुए हैं, और इससे ट्रस्ट नहीं, कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इन सब सवाल के लिए ही कट ऑफ नीचे आता है। अगर आप इसको स्किप या लीव कर रहे हो ना इन मतलब एग्जाम लाइक सिचुएशन, दैट्स ओके, कोई आपको मतलब ज्यादा आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये कहीं नहीं कवर्ड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने कवर नहीं करा। अब बताओ ना कितना एस्पिरेंट है जो प्री कॉलोनियल लेजिस्लेशन पढ़ के जाता है। राइट ये तो राइट आपने सुना भी होगा आरटीआई के कॉन्टेक्स्ट में कि ऑफिशियल सीक्रेट्स राइट एक्ट को हटाने का बात हो रहा था ताकि आरटीआई ठीक से लागू हो सके। बस इतना राइट। इंफॉर्मेशन होगा आपके पास, इवन फॉर समबडी जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट है, इवन रैंक 1 को भी शायद नहीं पता होगा कि इसके अंदर में क्या आता है। जरूरत नहीं है ना यार,
पूरा कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन में मतलब प्री कॉलोनियल एक्ट्स आप कैसे पढ़ोगे? इतना ज्यादा हम लोग लक्ष्मीकांत में इतना कुछ कवर हो जाता है, तो उसके बाद प्री कॉलोनियल एक्ट्स कौन पढ़ता है भाई? तो राइट ऐसे सवाल राइट बस कट ऑफ नीचे लाते हैं, आपको इसको टच नहीं करना। राइट मूविंग टू द and नेक्स्ट वन। for just a second, so I mean, if like somebody still thinks that they have to go attempt and go ahead and attempt such a question, so what you'll have to be clear about is on what basis UPSC gives, speaks about the PYQs. I've always shown you such questions whereby UPSC tends to misrepresent. What does that mean? For example, in this particular question, the first and the second statement both belongs to the Official Secret Act. Obviously, I didn't know that at that particular point of time, but now I can tell you how. For the first and the second statements, both belong to the Official Secret Act. There was nothing that belonged to the Indian Evidence Act. And the Arms Act is related to directly gunfire. This was recently quoted in a Supreme Court judgment as well. When Supreme Court said that this particular thing should be, banned, and this particular thing is completely illegal. So Supreme Court said that it was under the Arms Act. So that is why the third statement was a bit in news. But again, I'm not saying that you should know it. But still, if you have to go by word association, then you can go by कि भाई gunfire है तो guns are obviously under the Arms Act. Even when guns are seized, they are seized under the Arms Act. And for the first two statement, what they did was they put both under the Official Secret Act. Both the statements are of the Official Secret Act, and that is why the answer to this question is only two. So that is just my perspective, and obviously it has a bias of post examination. But if somebody wants to, increase their number of attempts or go ahead, obviously that will have a risk, but that is how you can go ahead about it. Yeah, sure, Sumin, please go ahead. ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट वन। अब इसमें रीजन्स मेंशन इन न्यूज दिया है और रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक्चुअली हाउ आई सॉल्व इट। मुझे पता था कि ज़ापोरिज़िया, क्योंकि यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे, ये यूक्रेन में है। ये काफी न्यूज में था क्योंकि रशियंस अटैक किया बिल्कुल था यहाँ पे, तो देयर वाज एक्चुअली लॉट ऑफ न्यूज अराउंड ज़ापोरिज़िया की न्यूक्लियर फैसिलिटी का क्या होगा, क्या हमको फिर से एक चेरनोबिल देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफी आर्टिकल्स था, तो आई थिंक दिस वाज इजी, लोगों को इसका नाम भी पता था। Kherson was also easy. खेरसन वाज आल्सो इजी, ये भी न्यूज में था। बिल्कुल नोगार्नो काराबाख, उसी वक्त वॉर हुआ था आर्मेनिया अजरबैजान yes का। yes 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 तो मैंने जब देखा कि नोगार्नो काराबाख अगेन वेरी मच इन न्यूज, सारा मतलब कोचिंग सेंटर ने इसको कवर भी करा था, तो ये इधर जा रहा है, ठीक है। बिल्कुल ज़ापोरिज़िया से मैंने बोला यूक्रेन में है, तो ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसराइल लेबनान में अगर yes कॉन्फ्लिक्ट होता तो पता चल correct ही जाता। तो ये दो गया। अब मुझे नॉर्थ कीवू और इतुरी नहीं पता था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू, मुझे नहीं yeah पता था, obviously मुझे obviously obviously पर मुझे पता था कि नोगार्नो काराबाख आर्मेनिया अजरबैजान में है। yeah and तो that इससे ये सॉल्व हो गया। yeah and that UPSC will not do this that Nagorno Karabakh नीचे दे दिया for Armenia Azerbaijan and because it is so popular in news तो कीवू और इतूरी ये भी अब अर्मेनिया अजरबैजान का दे देगा. So you will have to take that risk कि अगर ऑफ नार्गो कोर्स। yeah. So even without knowing North Kivu and Ituri, how do you go ahead about it? You do PYQs. Great, great, यू great. डू Okay. पीआई एग्जैक्टली, डू यू अब नॉर्थ कीवू और इतुरी आप डाल लो प्लेसेस इन न्यूज, हो सकता है 2 साल बाद पूछे यूपीएससी, हो सकता है 1 साल बाद ही पूछ ले। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा आपका ऑप्शन नहीं मिलता जहां पे आपको नोगार्नो काराबाख अगर नहीं पता कि ये आर्मेनिया अजरबैजान में, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। या फिर यूपीएससी ऐसे इसको सेट नहीं करके, डेफिनेटली अगर आपको नॉर्थ कीवू और इतुरी नहीं पता, आप नहीं कर सकते हो, तो आपका कट ऑफ -2 और चला जाता। डोंट वरी, अगर ऐसा आता है तो मतलब डोंट वरी यू, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कट ऑफ नीचे बिल्कुल ही जाएगा। बिल्कुल ओके, सो ये वाला क्वेश्चन में अभी भी मुझे डाउट है, क्योंकि ये इनसाइट्स के अकॉर्डिंग तो मेरा करेक्ट जा रहा है, पर विजन के अकॉर्डिंग शायद ये गलत हो रहा है। तो आई एम डाउटफुल, लेट्स वेट फॉर द यूपीएससी आंसर की। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि मतलब व्हाट वाज माय मतलब थिंकिंग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन इज इजराइल हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। ओके, यस, इट डिड एस्टैब्लिश विद सम अरब स्टेट्स, वो तो एस्टैब्लिश again किया ही था, some is मिडिल the ईस्टर्न। keyword there. हाँ, वो कीवर्ड तो है ही। और आपने अगर पढ़ा भी होगा तो मिडिल ईस्टर्न क्वाड के बारे में चर्चा हो रहा था, इसमें बिल्कुल इसराइल है, यूएई है, इंडिया है। सो यूएई इज वन ऑफ द अरब स्टेट्स। सो ये स्टेटमेंट तो मतलब एक तो वर्ड प्ले से भी सही है और फैक्ट से भी सही है। इतना तो सबको पता था ना मिडिल yeah ईस्टर्न क्वाड बन रहा है, also इट वाज also इन we've read न्यूज। the Abraham Accords ना. So एब्राहिम that अकॉर्ड्स, also ऑब्वियसली एब्राहिम अकॉर्ड्स में भी यूएस ने मतलब बनाया इसको विद यूएई एंड yes yes इसराइल। yes yeah तो वो भी न्यूज में था, तो ठीक है, ये तो फैक्ट वाइज और वर्ड प्ले वाइज भी सही लग रहा है। hmm सो फर्स्ट स्टेटमेंट yes गलत करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं अभी।
Right. The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arab was signed by Israel and Arab League. अब ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल स्टेटमेंट है कि ये मीडिएट किया है सऊदी अरब, ये पहला फैक्ट है, और ये साइन किया है इसराइल और अरब लीग ने। अब अरब लीग Hmm. बहुत पुराना चीज है, मतलब इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग। बहुत पहले अरब लीग बना था। वो इजिप्ट और वहां पे सीरिया जो था वो, और एक यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का बात हो रहा था 60s में, 80s तक ये बहुत न्यूज में था। आफ्टर कर्नल नसर डाइड, ये हिस्ट्री वाला पार्ट है। सो ये स्टेटमेंट तो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली टू मतलब पास्ट में जाके देखना या अभी भी कंटेम्प्रेरी में आ रहे पीस इनिशिएटिव के बारे में बात होना हुआ नहीं था। मतलब इवन न्यूज पेपर ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग वाज नॉट कवर्ड। आई एम नॉट Yeah, श्योर, yeah. एक्सप्रेस You're right. पढ़ता You're हूँ। right. You're मुझे right. नहीं पता ये कभी मतलब रिसेंटली पास्ट में 2-3 साल में कभी That डिस्कस is भी why this हुआ है। statement is incorrect. और राइट, मैंने इसको करेक्ट मतलब बोला ही था, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सो मैंने इसको सी मार्क करा। अभी Right. इनसाइट्स के अकॉर्डिंग टू करेक्ट है, लेकिन कुछ और कोचिंग सेंटर ने बोला कि यार ये भी करेक्ट है। No, no, मुझे नहीं even पता। even no, no, even Vision is saying that the second statement is incorrect. अच्छा आपका सही अच्छा, है ये. Yeah. तो मेरा ये सही है, ओके। Perfectly इसलिए okay मैंने with लिख the. के रखा है कि ये इनसाइट्स के Hmm. अकॉर्डिंग करेक्ट है। वो मैंने जब मतलब पेपर में देख रहा था तभी मैं लिख Yeah, के yeah, yeah, रखा yeah, yeah. क्लास Get के। it, I get it. But मुझे perfectly याद okay, भी नहीं है। perfectly okay with the logic and the knowledge that you have applied here. Perfectly okay. तो ये फोर्थ स्टेटमेंट, मैं यहाँ पे ना मतलब मैं नॉलेज वाला बात कर ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज अगर नॉलेज है आपको तब तो आप कर ही लोगे। मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ जैसे Right, मुझे नहीं right, पता था, मैंने फिर भी इसको सही कैसे किया, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। सो right, डोंट जज मी right. ऑन द पैरामीटर ऑफ नॉलेज। It's okay, buddy. If somebody is judging you, they'll speak highly of you, and somebody who will speak anything else is not a good judge. कोई नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितना आपको मदद हो, क्योंकि नॉलेज से तो आप 100+ कैसे लाओगे मुझे नहीं पता। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आप ये प्री कॉलोनियल एक्ट्स भी पढ़ लो, ये सब भी पढ़ लो, होम गार्ड रूल्स भी पढ़ लो, तो Yes. पढ़ते रहो। Great. Let's ऑलराइट, move to the सो next question. हाँ, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे लॉजिक बहुत अच्छे से काम आया। आई वुड से दैट लॉजिक ही यहाँ पे काम आया। मुझे नहीं पता था Right. इतना डिटेल्स में चीजें। जैसे आप देखो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब मुझे नहीं पता था कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एग्जैक्टली किसको, क्यों पिन पॉइंट करके दिया हुआ है किसको दिया जाता है एंड ऑल दैट। अर्जुना अवार्ड मुझे नहीं पता था। द्रोणाचार्य अवार्ड, हाँ द्रोणाचार्य, महाभारत में टीचर थे द्रोण, इतना मुझे पता था। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन मतलब एनकरेज करना, मुझे इतना ही पता था। और ये मैंने बाद में, जैसे मतलब मेरा जो आपको साइन दिखेगा ना ये स्क्वायर वाला, मतलब मैंने इसको बाद में अटेम्प्ट करा। मैंने फर्स्ट गो में नहीं अटेम्प्ट करा था, तो मैं फिर से वापस आया, फिर मैंने सोचा कि यार सोचते हैं इसके बारे में, कुछ सोचते हैं। जैसे मैंने देखा अर्जुना अवार्ड का जो डेफिनेशन, अर्जुना अवार्ड मुझे पता था कि विजेंद्र सिंह और अभी तो मोहम्मद शामी को भी मिला है रिसेंटली, तो काफी न्यूज में था, पर लास्ट ईयर इतना न्यूज में था नहीं। पर मुझे पता था कि ये अर्जुना अवार्ड जो है विराट कोहली और इन सबको भी मिल चुका है, विजेंद्र सिंह, मतलब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पोर्ट्स आपको दिखेगा ये अवार्ड मिल रहा है। तो जब मैंने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट्स पर्सन, मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब इतना बूढ़े हैं क्या मोहम्मद शामी, इतने बूढ़े थे क्या विजेंद्र सिंह, तब तो बॉक्सिंग में ये मतलब चैंपियन थे, और वो Right. जवान भी था। मुझे लगा लाइफ टाइम जो दिया जाता है वो थोड़ा सीनियर लोगों को दिया जाता है, तो अभी करेंटली जो इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में उसको नहीं दिया, तो ये स्टेटमेंट सही हो नहीं सकता। फिर मैंने जब ये द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में जब पढ़ा, टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम्स, मुझे ये सही लगा। मैंने पहला बिल्कुल. टिक इसलिए आप देख सकते हो यहीं पे लगा है कि थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि Yes, द्रोण yes. मतलब क्या होता है, टीचर। मुझे लगा बिल्कुल. ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो 3 अगर सही है तो मतलब ये मतलब नन तो हो नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ अब देखना पड़ेगा। अर्जुना, ऐसे मैंने आपको बोला कि लाइफ टाइम मुझे सही नहीं लग रहा, तो मुझे लगा ये तो गलत है। और फिर मुझे जब दिखा ये ध्यानचंद अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। अब मैंने देखा कि अर्जुना अवार्ड का जो डेफिनेशन है वो यहाँ मैच कर रहा है, और ध्यानचंद का जो अवार्ड मैच है वो यहाँ हो रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्योंकि कर्नल ध्यानचंद जो थे वो 1930s में खेले थे, मुझे इतना याद है, हिटलर ने इनको काफी प्रेज करा था, तो मुझे लगा कोई सीनियर खिलाड़ी के मतलब अंतर्गत होगा ये अवार्ड। तो मुझे लगा कि ये दो मिसमैच है, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। पर मैं फिर भी अनश्योर था, क्योंकि लास्ट 4 years या लास्ट 5 years या लास्ट 1 year मुझे कुछ नहीं पता। पर मैंने देखा हम्म. यार ये तो वैसे भी गलत है, अब ये 4 year हो, 1 year हो, 2 year हो, आई डोंट नो, कि यूपीएससी ऑलवेज प्लेस दिस, इसमें बहुत खेलता है यूपीएससी, लास्ट 4 years नहीं है, शायद लास्ट 1 year हो या 2 year हो या वट एवर। बट हालांकि ये डेफिनेशन ही गलत था। ध्यानचंद अवार्ड खेल रत्न अवार्ड का डेफिनेशन ही यहाँ मुझे गलत दिखा, कि अर्जुना अवार्ड का डेफिनेशन इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये दो तो गलत है। अब खेल प्रोत्साहन,
टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्समैन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट होता है। तो मैंने सोचा कि यार इसमें तो कोई मुझे गलत दिख नहीं रहा है, सो मैंने इसको इसलिए ओनली टू मारा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है, बाय डेफिनेशन पता चल गया। द्रोण मतलब टीचर, और प्रोत्साहन होता है एनकरेजमेंट टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर रिटायरमेंट। ये एनकरेजमेंट वाली बात हुई ना, तो इससे मैंने ओनली टू Right. करा। अब I आप would मुझे like to, बताओ कि हाँ हाँ yeah, सर I would बोलिए। like to mention something here, Sumin. See, this is what this particular papers has increased. This is what our luck is doing with us. Actually, in this particular question, the first statement and the third statement is correct, and the second and the fourth is incorrect because खेल प्रोत्साहन is given to people who are प्रोत्साहिंग the खेल, जो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, which are the हम्म corporates and like private public entities, etc., etc. So हम्म it is given to those kind of people. So the fourth statement here is incorrect, and the राइट। second is obviously incorrect. Arjuna award cannot be given to somebody with a lifetime of a thing. That is so bilkul definitely incorrect. So that can be went with we can go with the word association. Third also you can say is correct by word association. But the first statement was correct here. Dhyanchand Award is actually given to people with spectacular outstanding performance in the last 4 years. So फोर this is इयर्स what this particular paper has done. हाँ, ये That तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे मेरा लक साथ दे दिया, इसलिए मेरा टू करेक्ट हो गया। लेकिन आप yeah, बताओ कोई और तरीका है क्या, अगर कोई ऐसा और फिर तरीका से नहीं आ है, कोई जाता और है? तरीका नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग And मतलब in some, तो that is मैट why the में cutoff is decreasing, right? That is why the cutoff has went so जैसे low. इन सब क्वेश्चन में ना एट मैक्स मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि हाँ, मतलब जो सीजीएल वगैरह में या फिर जो बैंकिंग जीके में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किसको इस साल अर्जुना अवार्ड मिला, आप इतना ही कर हम्म। सकते हो। लेकिन अब इसके अंदर डेफिनेशन क्या है इसका, क्या कैटेगरीज के अंडर दिया जाता है वगैरह वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल इट्स अ बिल्कुल नेवर एंडिंग लिस्ट, मतलब आप कर नहीं सकते इतना। बिल्कुल। और एग्जाम मैंने आपको जो यहाँ पे डिस्कस करा, मैं एकदम एग्जाम हॉल में जो सोचा था Yeah, 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 एग्जैक्टली yeah. रेप्लिकेट करा यहाँ Yeah, पे। that is was I was not, interfering when you were saying, because I want people to understand this, that sometimes this only two thing, only three, this pairing thing will go in your favor, and sometimes it will go against you. हाँ, वो ऐसा अगेंस्ट हो भी सक डिस्कस करेंगे ना, वो अगेंस्ट भी आगे हाँ, चल कर डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Great, then let's move ahead. जैसे ये क्वेश्चन मैंने इसको लीव कर दिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि इसमें चार, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना वर्ड एसोसिएशन थोड़ा काम करा, बट यहाँ पे क्या वर्ड एसोसिएशन काम करता है, कुछ नहीं। मतलब मेरे से नहीं बना, हो सकता है कहीं पे वर्ड एसोसिएशन लगता हो। जैसे 44th चेस ओलंपियाड 2022, अब बताओ मेरे को कौन सा करंट अफेयर्स कहाँ का, कुछ पीटी में या कुछ भी, कुछ नहीं, मतलब आई एम नॉट, कुछ नहीं। मतलब कहीं पे कुछ भी, कोई भी टीचर कहीं पे अक्रॉस कोई भी इसको डिस्कस करा तो मुझे बताओ। कोई नहीं डिस्कस करा। अब इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। अब जनरली होता क्या है कि यूपीएससी जब फर्स्ट टाइम फिर इंडिया इसका मेंबर है, ये जनरली गलत होता है जनरली। लेकिन या एग्जाम हॉल में ये कॉल लेना कि ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसे मैंने इसको क्रॉस तो करा, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ मेरा इसको गलत करने का, क्योंकि राइट हो राइट सकता राइट है राइट फर्स्ट टाइम राइट किया हो। राइट। एग्जाम हॉल में मतलब मुझे पता था यूपीएससी का जनरल ट्रेंड ये है कि फर्स्ट टाइम या फिर इंडिया इसका मेंबर है या लीगली बाइंडिंग, ये सब जो वर्ड्स रहता है ना जनरली गलत ही होता है। बट स्टिल आई कुडंट टेक अ कॉल, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप कॉल नहीं ले सकते, आपको बाकी तीन डेफिनेटली। स्टेटमेंट में भी मतलब देखना पड़ेगा। ऑफिशियल मैस्कट वाज नेम थम्बी। अब हो सकता है थम्बी की जगह बम्बी हो, सम्बी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब वी नेवर नो, हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं इसके बारे, तो क्या पता हम्म। क्या होगा। Yeah, फिर but ट्रॉफी generally what I have seen is that when such words are given, even when I teach that particular thing, now that when you see completely unknown words, right, they are generally not made up. So for example, Gopal Baba Walankar will not be Bhopal Baba Walankar. So और generally such type of words when they are given are generally correct. They're unknown kind of words, unheard kind of words when they are directly given. And in the third and the fourth statement, what UPSC has done is it has interchanged them. Peculiar habit, peculiar. For people who have been following the MAT series, remember the question on RNA DNA, interchanged. Remember the question on adenovirus, interchanged. Remember the question on ARVR, interchanged. So exactly the same thing UPSC has followed here. Third and लेकिन fourth सर has मैं been बोलता हूँ, मुझे interchanged. जो रियल एग्जाम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टेक Yes, अ yes, कॉल, yes. बहुत डिफिकल्ट Yes, था। yes, most true, most true. That is why this paper was so tough, na yaar. That is why this paper was so tough. And this is a यहाँ पे post आपका नॉलेज analysis. नॉलेज नहीं काम करेगा, यहाँ पे यू हैव टू टेक रिस्क्स। लेकिन बिल्कुल कैलकुलेटेड बिल्कुल। रिस्क लोगे तो थोड़ा बहुत आपको मतलब बेनिफिट होता है, एटलीस्ट इन पेपर, अगर इस लेवल का पेपर आ रहा है इस साल Yes, तो। yes, 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 yes.
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्किप कर दिया, क्योंकि 3 और 4 के बारे जो आपने बोला मैंने सोचा भी था कि शायद इसको इंटरचेंज कर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब टू बेस ऑन या बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं कैसे करता है। तो एनी नहीं, विच वे पेपर में तो तो यार छोड़। डर लगता ही है इन चीजों को करने में, डेफिनेटली। और सर आप थोड़ा चेक करके बताइए, ये फर्स्ट टाइम नहीं था ना? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही था। अच्छा ये फर्स्ट टाइम ही था, अच्छा मैंने इसको या देखो कर रहा था। या सो ये गलत हो दैट जाएगा। इज व्हाट या बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो चीज फेल करती। सो फेल इस करती, पर, बिल्कुल फेल करती। है ना, तो यहाँ पे वो चीज फेल करती कि फर्स्ट टाइम वाला। अच्छा, यहाँ पे एक साल और हुआ था ऐसा, शायद 2022 या 21 के पेपर में, कि फर्स्ट टाइम ठीक हुआ था। वैसे कभी नहीं होता है, बट समटाइम्स इट एग्जैक्टली विल exactly. हैपन, सो पीपल हैव टू 2021 पेपर अंडरस्टैंड में शायद दिस। ऐसा हुआ था। हाँ, हम्म। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कहीं भी कभी ऐसा होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स में, बट इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स, so in the overall attempts it will benefit you. That is what the idea is. The idea is not to correct each and every question. The idea is not to apply everything and you will get 100 out of 100 questions correct. भाई वो नहीं होता है, please, there is no magic. It is just that overall attempt. If you attempt the overall paper with all your knowledge, with all your aptitude, with all your understanding, and with all your focus, the overall, there will be a net positive in things. That is what the idea is that we are trying to convey here. All right, let's move to the next one. Again, places in news: डॉनबास, काचिन, टिग्रे। यहाँ पे मुझे पता है टिग्रे इज इन इथियोपिया, तो ये तो मतलब क्लासिक जो यूपीएससी करता है, तो ये तो गलत हो गया। और डॉनबास रीजन काफी न्यूज में था उस साल, तो मतलब ये पता ही था कि ये मतलब ओनली आई थिंक इसका क्या मैंने मार्क नहीं किया क्या? No, it's okay. नहीं मैं शायद मार्क करना भूल गया इसको, मतलब मैंने ये अटेम्प्ट करा था, या सही भी हुआ। या हाँ, ननी मार्क किया है ना आपने? हाँ नन मार्क किया, हाँ ये रहा। हाँ, सही है सही हाँ है। सो डोनबास वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के लिए न्यूज में था, तो ये आपको पता ही था कि ये सीरिया तो नहीं हो सकती। और टिग्रे हाँ, मुझे पता था कि ये इथियोपिया में था। टिग्रे वाज आल्सो इन न्यूज एक्चुअली लास्ट ईयर, यस 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 तो यस, ये भी गलत है। टिग्रे इज इन ऑल्सो। सी अगेन, सी रिपीटेड पैटर्न है ना, बिल्कुल। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, जस्ट ये जो जस्ट ऊपर वाले पेज पे क्वेश्चन हमने नंबर देखा ना। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 शायद जो डिस्कस करा, उसी पैटर्न में या क्वेश्चन नंबर 7 आया सेम है। है ना, सेम टू सेम, वही मैं बोलता हूँ लोगों को, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कि नीचे जो वो वाला क्वेश्चन था ना, व्हाट वाज द क्वेश्चन? ये वेयर, सवाल था, ये कीबुआ नितूरी वाला। या या सी नगोर्नो काराबाख, उसका आंसर ऊपर दे रखा है, एंड उसके बराबर में जो है वो भी करेक्ट नहीं है। वो भी करेक्ट नोगार्नो नहीं, काराबाख अगर ये के इसका ऊपर आंसर अर्मेनिया होगा, अजरबैजान हाँ है, और तो उसके ऑब्वियसली बराबर ये में गलत करेक्ट नहीं होगा। है। सो वो दोनों इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल। सेम इज व्हाट इज हैपेंड इन द सेवेंथ क्वेश्चन, सेम टू सेम। तो आप एक ही पेपर के अंदर पैटर्न रिपीट होता देख सकते हो। टिग्रे टिग्रे मैचेस विद इथियोपिया, एंड कचिन डजंट मैच विद इथियोपिया। तो ये सो हियर गलत हो टिग्रे गया। विल आल्सो बी डॉनबास रॉन्ग, को इथियोपिया पता विल ही थे, आल्सो बी रॉन्ग। पता ही है डोनबास कि आपको पता ही यूक्रेन, है, हाँ तो ये द आंसर। यूक्रेन में है, तो हो गया इसका नन। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्रिलियंट। लेकिन ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेबल हो जाता अगर ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉनबस मान लीजिए कुछ और दे देता, और ऐसे मतलब टिग्रे इथियोपिया में है अगर आपको नहीं पता था, तो शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता, हाँ विच इज कम्प्लीटली हाँ, फाइन। या एंड या देयर द पार्ट ऑफ नॉलेज कम्स इन, कि अगर वहां पे आपको नॉलेज है तो आप फिर वो चीज करके ले जाओगे। सो दैट इज व्हाट आई वाज ऑलवेज बीन स्ट्रेसिंग अपॉन, नॉलेज प्लस योर ऑब्जर्वेशंस, नॉलेज प्लस योर एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स। यही एमसीक्यू एप्टीट्यूड है, सिर्फ एक चीज राइट से नहीं होगा, बाकी इन दो चीज का भी आपको जरूरत पड़ेगा ही। राइट 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 राइट। जैसे ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे मैं बोलूंगा नॉलेज इज योर एनिमी। ज्यादा नॉलेज अगर आपको है, आप गलत कर बैठोगे। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे शैड, गिनी, माली, सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे ना मतलब ये दो में मुझे सिलेक्ट करना पड़ा। देखो अब मैंने दोनों मतलब मार्क करा है, लेकिन इसमें मैंने बाद में गट फीलिंग के साथ गया कि ये सही होगा, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट। बिकॉज अगर आप इसका लोकेशन देखोगे तो एक्चुअली ये सहारन बेल्ट में ही पड़ता है। मुझे लगा कि वो ग्रीन न्यू वॉल और ये सब हो रहा होगा, तो ये कूप तो नहीं होना चाहिए। कूप तो बहुत मतलब ऑर्डिनरी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, शायद ये होगा, ज्यादा इंटेलेक्चुअल ऑप्शन है। मुझे लगा एनवायरमेंट के साथ लिंक कर दिया ज्योग्राफी को। होता है यार, मतलब एग्जाम डायनामिक्स में आप ये सब गलती करोगे, ये ज्यादा नॉलेजेबल होने का यहाँ पे आपको नुकसान भी पहुंचा या सकता एंड है। एक्चुअली दैट वाज द आंसर, सक्सेसफुल coup हाँ was the सक्सेसफुल answer. कू वाज द आंसर, एग्जैक्टली। तो या मैंने ये सी मारा तो ये मेरा गलत हो गया। करेक्ट।
और देखो मैंने यहाँ पे सिंपल दोनों में ही मैथमेटिक्स बोल रही मतलब है आई वाज आपने। डेलिबरेटिंग ऑन बोथ दीस ऑप्शंस, मुझे ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिखा इसलिए मैंने मार दिया, नहीं या करना है। या बट सी अगेन द लर्निंग फॉर पीपल फ्रॉम हियर इज दैट आई बीन टीचिंग दिस इन माय लाइक PYQs also. UPSC is just focused upon in places in news. When it is combining and giving places in news, it is just focused upon two things, just and like two to three things. Environment, some environment disaster has happened, some she has got shrunk, some southward expansion of Sahara Desert has happened. So that, yeah. So first is environment. Second is these war kind of things. कहीं war हो गया, कहीं coup हो गया, and इसी से related third आ जाता है, which is that when UPSC talks about extreme hunger, extreme poverty, people dying of hunger, people dying of starvation. So this the second and the third one is associated. The war, coup, extreme situations है ना, ये सब associated है, क्योंकि जनरली कहाँ पे एक्सट्रीम हंगर एक्सट्रीम पॉवर्टी आ जाती है, जहाँ पे कोई बहुत बड़ा सिविल वॉर चल रहा हो. दैट इज वाई यूपीएससी आई हैव आस्क्ड क्वेश्चन consistently on civil wars, on hungers, on poverty. This year again you can see such a question, and then there will be और a question on यूपीएससी को, environment. और मैंने एक और चीज भी ऑब्जर्व करा अगेन थ्रू पीवाईक्यू से, यूपीएससी को बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से। Absolutely, absolutely. मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, अफ्रीका इज द न्यू टारगेट ऑफ यूपीएससी, मतलब अभी अफ्रीका, आपको इसी पेपर में बहुत सारा अफ्रीका का ज्योग्राफी भी दिख जाएगा। अफ्रीका का Correct. कॉन्गो बेसिन के ऊपर पूछा था एक सवाल। अब मतलब मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया था ऑब्वियसली टू लैक ऑफ नॉलेज, और मैंने पर रिस्क नहीं लिया। बट मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ये तो फ्लैश पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एक तो क्राइसिस भी बहुत रहता है, तो यूपीएससी का थोड़ा सा टारगेट है। आपको यहाँ पे इसी पेपर में ना अफ्रीका रिलेटेड 4 सवाल मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस। मैं बताऊंगा, ये तो वन ऑफ देम था। और ये भी आप अफ्रीका रिलेटेड ही सोचो, क्योंकि टिग्रे इथियोपिया अफ्रीका रिलेटेड ही है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, मैं और 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। Hmm. Okay. Then coming to the ninth question. Green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing how many of the above industry? अब ग्रीन हाइड्रोजन बजट में भी था 2022 का, 2023 में भी कुछ कुछ प्रोविजन इसमें ऐड किया गया है, बजटरी अलाउंस बढ़ाया गया है, so इट्स इन न्यूज एक्चुअली। बट ग्रीन हाइड्रोजन से मतलब डीकार्बोनाइजेशन किस किस इंडस्ट्री का स्पेसिफिकली होगा, Simple, मुझे नहीं लगता। direct. Yeah, हाँ ये तो मतलब देख के ही पता चल रहा है कि हाँ इन सब में फर्टिलाइजर प्लांट्स में yeah. यूज कर सकते हैं उसको, रिफाइनरीज में यूज Never, कर सकते these questions will make your score. Never ever doubt these kind of questions. हैं। ये तो बोनस है ना। हाँ मैं मानता हूँ कि 2021 में एक सवाल, 2022 या में भी एक कभी सवाल कोई था। एक सवाल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं क्या पड़ता. फर्क एग्जैक्टली आपको नेट में पॉजिटिव चाहिए ना। At least अगर आप ये 10, नहीं करोगे, at least 10 questions in the 2023 paper. Start counting, guys. At least ten questions in the 2023 paper where you'll see that direct, it will be direct. कि हाँ, all of the above, हाँ, all of the above. Just you have to focus, or none, all of the above, none. You'll focus on this. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, green hydrogen is expected to play a significant role. Expected, expected. देखो It is मैंने not saying मैंने कि इसको हाँ अंडरलाइन भी marks किया, तक रियल किया है. रियल That is एग्जाम what में मैंने इसको focus. अंडरलाइन करा है। Absolutely, absolutely, absolutely amazing. That is what focused reading do to you. Learn from him. Learn from this guy. Focused reading. मेरे से मत सीखो, इनसे सीखो. Focused reading does to सर you. मैंने आपसे ही सीखा है सर। That's your generosity. But yeah, green hydrogen expected to play one, two, three. Correct. Finish. Time नहीं देना ऐसे questions पे. Move ahead. Move fast. Because if you think too much, you'll end up making a mistake. डेफिनेटली। अब ये G20 के ऊपर था, डेफिनेटली ये हर जगह कवर हुआ था। G20 2022 में इंडिया ने होस्ट भी करा था, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई थी। अब G20 group was originally established as a platform for finance ministers and central bank governors to discuss international economic and financial issues। यार ये तो बेसिक फैक्ट है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीएससी के लिए, G20 तो आपने पढ़ा ही है ना। तो इतना तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आई डोंट थिंक मतलब किसी को बिल्कुल कोई डाउट बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए. करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट में अगर ये पूछता कि इज वन ऑफ, मान लीजिए किसी और कंट्री का प्रायोरिटी, लेट अस सपोज अमेरिका या यूएसए का प्रायोरिटी है, अगर मान लीजिए ऐसा रहता सवाल, तो शायद देयर वुड हैव बीन सेकंड डाउट। लेकिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना हम लोग मतलब प्रमोट करता है सरकार, और You'll not 2000 हाँ believe so, 20, man. हाँ In the हाँ। last lecture that I took on economy PT 365, this हम्म, is the exact thing that I was discussing. Exact thing कि भाई इंडिया का DPI is the biggest द achievement. बेस्ट, India इट्स द बेस्ट, projected मतलब ये हम everywhere. लोग ग्लोबली इसको एक्सपोर्ट करते हैं। Yes, 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 यूएई हो yes. या बाकी कंट्रीज हो, इवन सिंगापुर इज ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस। और अगर मान लीजिए आपको वो भी नहीं पता, 2020 का अगर आप पेपर लगाते हैं ना, उसमें डायरेक्टली पूछा भी था डिजिटल Directly, पेमेंट मतलब क्या अरे होता है। सेम चीज बोली यार मैंने यार. We are so okay, nice.
मैंने सेम चीज बोली है पिछले लेक्चर में, जिसको नहीं पता है कौन में पीटी 365 का लास्ट लेक्चर लिया है मैंने, उसमें सेम बात पढ़ाई है मैंने कि भाई 2020 में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था। ऑलरेडी पूछ चुका था एग्जैक्टली अगर आप वो पेपर बना के चल जाते हैं ना तो यहाँ पे कोई डाउट भी नहीं होता। डाउट भी नहीं और होता। वैसे होना भी नहीं चाहिए कि इंडिया का G20 प्रायोरिटी ये है, ये तो दिख रहा है मतलब ऊपर से वन स्क्रीमिंग ऑफ की द यार। लिखा है, वन ऑफ द लिखा है, नहीं लिखा है कि ओनली प्रायोरिटी, द एग्जैक्टली ओनली प्रायोरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, कुछ नहीं लिखा है ऐसा, वन ऑफ द प्रायोरिटी लिखा है भाई। हो वन ही ऑफ द सकता है। प्रायोरिटीज, बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकते हैं, उसमें से एक प्रायोरिटी डीपीआई है, और डीपीआई तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहीं पे मान लो ऐसे हो कि सस्टेनेबल सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली वो इंडिया की प्रायोरिटी होगा ही होगा। ग्रीन, समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन, इंडिया की प्रायोरिटी होगा, क्योंकि ये चीजें इंडिया ग्लोबली प्रोजेक्ट कर रहा है खुद को। एग्जैक्टली आप कभी भी कॉप समिट देखोगे ना, अब मैं बोल रहा हूँ कॉप समिट होगा तो आप जब पढ़ोगे भी आप एक बार ना फोटोज भी देख लिया करो, आपको इंडिया का स्टैंड दिखेगा अलग से। बिल्कुल। इंडिया अपना स्टैंड लगाता है। तो वहां पे आप देखोगे कि कुछ भी ग्रीन रिलेटेड, कुछ भी ग्रीन एनर्जी रिलेटेड और समथिंग, इंडिया हमेशा अपने स्टैंड में उसको प्रमोट करता है। शायद वहां से सवाल नेक्स्ट टाइम बन जाए तो आप बिल्कुल मतलब थोड़ा फोटो से भी एसोसिएट कर सकते हो कोई भी समिट या कुछ भी हो। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, मैं मानूंगा कोई भी जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। जनरली मैं इसको इसलिए इतना टाइम दे रहा हूँ बिकॉज होता क्या है कि अगर ये कोई अननोन संस्थान होता, जैसे मान लो G4 या कुछ भी मतलब जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है, यूपीएससी क्या करता है ना, जनरली ये सब स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जनरली मैं बता रहा हूँ, नॉट 100%। जनरली होता हम्म। यूं है कि इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स बोल देगा। अब पीवाईक्यूज में देखो, फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल था बिल्कुल इंडिया बिल्कुल और ये बिल्कुल सब। बिल्कुल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा, लेकिन G20 कम ऑन मतलब हम लोग होस्ट भी कर रहे थे तो इसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता कि मुझे नहीं पता बिल्कुल था। ये तो बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल। से ही सॉल्व होगा आपका, इसमें तिगड़मबाजी नहीं लगेगा। ठीक है। यस सो राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, with reference to Indian history, Alexander Ree, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, Walter Elliot were associated with। अब अब मतलब सोचो, एक तो ये मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ इसका, ये एनसीईआरटी थीम से लिफ्ट किया गया है। मैंने थीम्स हम्म। पढ़ा भी था बहुत डिटेल्स में, इसलिए मुझे पता था। लेकिन अलेक्जेंडर री मुझे पता था, और वाटर वाल्टर एलियट मुझे पता था कि ही कंजर्व द अमरावती स्टैचू, ये थीम्स में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इनकेस आपको नहीं पता या आपने शायद थीम्स नहीं पढ़ा हो, और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो शायद यहाँ पे थोड़ा मतलब बायस्ड हूँ मैं, शायद मुझे पता था बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं इन लोगों का नाम सुना था। पर अगर आपको नहीं भी मतलब पता था ना, कुछ नहीं पता, आप फिर भी इसको मतलब यू कुड हैव कम टू अ कंक्लूजन। कैसे, आप देखिए, आपको ये पता है ना कि इंडियन हिस्ट्री में इंडोलॉजिस्ट का एक रोल था। इंडोलॉजिस्ट, जेम्स प्रिंसेप वगैरह, इन लोगों ने इंडियन हिस्ट्री को डिकोड करा था। तो अगर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है और अगर इंडियन इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, यार हम लोग प्रेस के बारे ये पढ़ते हैं ना स्पेक्ट्रम में बहुत, कब क्या बना था, जैसे जेम्स लॉन्ग का था, फिर जो भी था मतलब जो पहला न्यूज़पेपर ही था वो एक ब्रिटिशर ने ही बनाया था इंडिया में। तो आप कहीं ना कहीं तो यार कहीं ना कहीं नाम इनका सुनते ही ना, क्योंकि ये लिस्ट दिया हुआ स्पेक्ट्रम के पीछे, और ये लिस्ट हर साल अपडेट भी करता है स्पेक्ट्रम, उसमें और लिस्ट बढ़ता है और ज्यादा उसमें नेम्स बढ़ जाता है। तो आपको कहीं भी ये नाम दिखा क्या, नहीं दिखा। तो शायद इसमें आप डाउटफुल हो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, या प्रिंसली स्टेट्स में चर्चेस, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत रिमोट एक यहाँ पे एसोसिएशन बन रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड कॉलोनियल इंडिया, हाँ इसमें आपका डाउट हो सकता था। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, क्योंकि को पता है कि इंडोलॉजिस्ट का रोल था इंडियन आर्कियोलॉजी में, और एशियाटिक सोसाइटी जो है वो ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। अगर आप ए और डी में भी कंफ्यूज होते, 50-50 भी करते, तो शायद मतलब एक ऑप्शन पे यू कुड हैव, मतलब जब आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है या कुछ भी, आप एक टिक कर सकते थे। इसमें 50-50 का स्कोप तो था, एक स्कोप तो था, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आप इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि स्पेक्ट्रम में आपका इतना सारा दिया हुआ है इंग्लिश प्रेस, कभी भी इन लोगों का नाम अगर आपने नहीं पढ़ा, चांसेस आर कि शायद वो मतलब नहीं रहा होगा, क्योंकि इतना सारा नाम दिया। यूपीएससी अगर दो नाम देके छोड़ देती तो ये मुश्किल होता इस पे कंक्लूड करना कि यार सिर्फ दो ही नाम है। यूपीएससी ने इतना सारा आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नाम दिया, यार एक नाम तो सुन लेते ना। यूपीएससी चाह भी रहा था कि आपको इनमें से किसी एक के बारे में कुछ पता हो। जो मैंने बोला अभी थीम्स में ना, सबके बारे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वाल्टर इलियट के बारे लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर री के बारे लिखा हुआ है। सो ओके। दैट वाज लाइक, हो सकता है इसमें मैं थोड़ा सा मतलब मैं अपना बायस के थ्रू हाँ बात थोड़ा करूं, सा तो, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। yeah, you sound like one. You sound like who has been. It's like yeah, no, I understand where you're coming from. क्योंकि मेरे को भी जब फिलोसफी के ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए था ना, बट फॉर फॉर पीपल लाइक मी इट्स अ बिट टफ।
स्पेक्ट्रम में नॉट रेड सारा कुछ हिस्ट्री। दिया हुआ है, इंग्लिश प्रेस के बारे में स्पेक्ट्रम में बहुत कुछ यस दिया यस हुआ यस है। यस यस। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट मुझे लगता है, शायद मतलब किसी ने अगर सोचा होगा, रिस्क लिया होगा तो शायद कर सकता था। हाँ, आई अंडरस्टैंड, ये डी और ए दोनों में थोड़ा मुश्किल हो सकता था। बट एनी राइट। विच भी, जैसे मैंने पहले ही या बता दिया डिस्कशन से पहले कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा बायस है, और मुझे एग्जैक्टली पता भी था, और मैंने आपको सोर्स भी हाँ बता हाँ। दिया, थीम्स। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके। ओके, अनदर हिस्ट्री क्वेश्चन। अब ये मुझे डेफिनेटली पता था कि बेसनगर जो है वो विष्णु मतलब वैष्णवाइट श्राइन है, वो शैवाइट श्राइन नहीं है। ये मुझे डेफिनेटली पता था, तब जाके ये बना। इसमें आप नहीं, मतलब सित्तनवत्सल जैन केव साइट है, मुझे पता था, डेफिनेटली या पता था। या दिस इज भाजा फेमस। बुद्धिस्ट केव ये साइट है, तो मुझे सीधा नितिन डेफिनेटली पता सिंघानिया था। वगैरह में भी है। हाँ, नितिन सिंह, आप नितिन से इसको कर सकते हो। बट नितिन बहुत बल्कि है, और बेसनगर स्पेसिफिकली रिकॉल कर पाना थोड़ा हाँ मुश्किल वो है। मुश्किल है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इफ हिस्ट्री इज नॉट योर ऑप्शनल यार, मतलब बेसनगर को बिल्कुल रिकॉल बिल्कुल बिल्कुल। करना, भाजा केव्स रिकॉल करना, सित्तनावस्सल मैं मान सकता हूँ, ये आप रिकॉल कर सकते थे क्योंकि यस ये यस यस। नितिन में, हाँ, वो पेंटिंग वाला चैप्टर में दिया हुआ है, सित्तनावस्सल या केव्स में पेंटिंग वगैरह है। बट ये दो तो करेक्ट। मुश्किल था, आई या आई टफ टफ टफ, कंप्लीटली डेफिनेटली अंडरस्टैंड। टफ, मेरे जैसे इंसान देख के स्किप कर देगा। देखो, मेरा ऑप्शनल था, मुझे पता भी था, मैं फिर भी यहाँ 50-50 लिख के रखा हूँ, मैं फिर भी डाउटफुल राइट था। राइट। क्योंकि यहाँ ग्रेट। पे आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि ओनली वन होगा, ओनली टू होगा, ऑल थ्री तो नहीं था, पता था। बट मैं इन दोनों के बीच कंफ्यूज था कि यार, भाजा बुद्धिस्ट होगा ना, मैं सही से रिकॉल कर रहा हूँ ना। तो जब हालांकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल वाले को ऑप्शनल था, डाउट आ सकता रिकॉल है तो हो हमें तो आ जाता। ही सकता है। हाँ, बट मेरे को भी इसमें डाउट हो रहा था, देखो सही हुआ मेरा क्वेश्चन, बट फिर भी मैं डाउटफुल था। तो इतना राइट टफ था पेपर, पेपर इतना टफ था राइट। कि जो पता है उस पे भी आप डाउट कर रहे हो, क्योंकि आपको ये सब बॉम्बार्डिंग इफेक्ट आपको पिछले बारी में दिख गया, ये चेस ओलंपियाड, और ये आपके दिमाग में यही घूम रहा था तब। ये ओके। होता है सर, ये एग्जाम में वही होता हाँ है हाँ कि यार, होता है यार, बिल्कुल। ये मैं घर पे बैठ के एसी ऑन करके कर दूंगा, कोई करेक्ट इशू नहीं होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में 50-50 मुझे सोचना पड़ रहा था। करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अच्छा, 13 पे चलते हैं। ये मेरा इनकरेक्ट हुआ है, तो शायद मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वैलिड ना मैं हो। हाँ मैं बताता हूँ मैंने ये कैसे किया था। I'll try and tell. So what I thought was कि second statement तो पता है मुझे कि it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on this particular day. This I was sure of, यानी कि 7th August. This I was sure of. Now when I know that the second statement is correct, right, and the first statement is saying that 7th August is declared as National Handloom Day, and it is because स्वदेशी मूवमेंट उस पर्टिकुलर टाइम पे आया था. नाउ आई न्यू दैट हाँ स्वदेशी मूवमेंट 7th अगस्त को आया था, एंड टू कमेमोरेट दैट, सो व्हेन आई हैड टू चूज कि मैं किसके साथ जाऊंगा, कि मैं इनमें से क्या सिलेक्ट करूंगा, सो एज ए ऑलवेज से कि एक बार एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो कि यहाँ पे अगर वो डिनाई कर रहा है, अगर वो बोल रहा है कि नहीं, अगर मान लो पहला स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको ये बताना चाह रहा है कि नहीं 7th अगस्त नेशनल हैंडलूम डे नहीं होता, एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. जनरली दिस विल नॉट टेक प्लेस. ये क्वेश्चन आई कॉल दीज क्वेश्चंस एज इंफॉर्मेशन गिविंग क्वेश्चंस, whereby the examiner tend to pay respect to a certain thing or tend to pay homage to a certain thing. तो जनरली ही होगा. फॉर एग्जाम्पल दे विल यू विल सी अ क्वेश्चन ऑन गोपाल बाबा देशमुख, probably it is about him, and it clearly states that कि ये लोकहितवादी या फिर उनके बारे में क्वेश्चन था कि it he was associated with this movement. मैं वहां पे ये बात समझाता हूँ कि the examiner will never say such a thing wrong, because to say such a thing wrong will mean that कि वो associated ही नहीं थे. तो such a freedom fighter or a thing of the freedom movement will never be degraded. सिमिलरली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज सेइंग कि भाई स्वदेशी मूवमेंट से हर सारे क्वेश्चन आते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 7th अगस्त, ऑल ऑफ अस नो दैट. नाउ टू से दैट हैंडलूम डे 7th अगस्त को मनाया तो जाता है सिर्फ, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, विल बी अ रॉन्ग थिंग टू से फॉर द स्वदेशी मूवमेंट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वेंट विद ए. ऑब्वियसली आई डिडंट नो इट. मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था ये. बट दिस इज हाउ आई थॉट इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज आई हैड अ प्री कंसीव्ड नोशंस रिगार्डिंग the questions that are asked on the freedom movement and how examiner frames those questions. So that was my understanding हम्म। on in the examination hall. That might अब entirely vary for somebody else. अब मैं बताता हूँ मेरा गलत कैसे हुआ, ये भी जानना जरूरी है। अब जैसे सर ने बोला कि 7th अगस्त स्वदेशी मूवमेंट है, ये तो मुझे पता था, मतलब ऑब्वियसली जो भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा है उसको पता रहेगा।
तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है, मुझे पता था। पर मुझे जैसे सर ने बोला कि ये बहुत ही अनलाइकली होगा कि नेशनल हैंडलूम डे का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है और उसका एसोसिएशन स्वदेशी मूवमेंट, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे बुद्धू बनाया जा रहा हो, स्वदेशी मूवमेंट के साथ हम्म। इसका कोई लिंक ही नहीं हो। उस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल। लगता है क्योंकि एग्जाम लग प्रेशर सकता में है, ना लग आपको ये सकता है। सब लगना शुरू या हो या जाता या या या, या। मुझे और कितने क्वेश्चंस में लगा हुआ है यार, बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे रोल ऑफ लक आ जाता है ना कि उस टाइम पे आपको बिल्कुल क्या लग रहा है उसके हिसाब से आपका स्कोर आगे पीछे जाएगा। बिल्कुल बट बिल्कुल। एक चीज है कि अगर कट ऑफ 74 जा रहा है ना या 75 जा रहा है, आपका लक खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जो भी हो, लेकिन आप इस रेंज में आ जाओगे। ये सब क्वेश्चन तो बोनस प्लस माइनस आपको देगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, सर ने भी बोला कि नॉलेज आपका एमसीक्यू एप्टीट्यूड और पीवाईक्यू एनालिसिस ये तीनों काम आएगा, ऑब्जर्वेशंस भी इसके साथ इंक्लूडेड है। सारा बिल्कुल। स्कोर जो है कल्मिनेशन ऑफ द थ्री है, सिर्फ एक के बलबूते आप नहीं ला सकते जो हाँ, नॉलेज एंड है या सिर्फ एंड डोंट, ऑब्जर्वेशन से। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी नहीं ला सकते हो। हाँ, दैट इज नहीं व्हाट आई वाज बिल्कुल नहीं, अबाउट टू से। बिल्कुल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल नहीं आपका ला स्कोर सकते हो। कभी नहीं इतना आएगा। हाँ, इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ चैंपियन कि नहीं मेरे को तो 150 लाना है प्रीलिम्स में। अपना कट ऑफ क्लियर करो, मेंस क्लियर करो भाई, मेंस पे फोकस करो। सो डोंट थिंक ऑफ इट कि नहीं मैं पता नहीं कितना ही पढ़ दूंगा अगले 50 दिनों में और कितनी बुक्स रिवाइज कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द बेसिक्स, मैंने स्टिक टू द मैंने बेसिक्स। शायद स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी है, शायद बीसीओ बार पढ़ा होगा, लेकिन उससे क्या हम्म। ये सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। नहीं, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है बिल्कुल। डायरेक्टली। और सेवेंथ आप कितना, आप डेज जैसे सीजीएल वगैरह या बैंकिंग हाँ में हाँ हाँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल डेज बिल्कुल। पढ़ाया जाता है कि ये जनवरी का ये डे में ये हमारे है। यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है ये, हाँ, सही हम बात है। लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि नहीं आता ही नहीं पढ़ता। है ना। हम लोग बिल्कुल स्पोर्ट्स नहीं पढ़ते, डे बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप ये बिल्कुल। मत सोचो कि ये आ गया तो बैंकिंग वाला लड़का जो यूपीएससी में बैठ रहा है वो करके कट ऑफ ऊपर ले जाएगा, ये नहीं थोड़ी नहीं, चीज वैसा है। कुछ नहीं होने वाला है। सी कुछ नहीं माय होना पॉइंट इज, अगर यहाँ पे ये भी लिखा होता ना कि 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल टेक्सटाइल डे, है। 7th अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल, फॉर एग्जाम्पल से बॉयकॉट डे, मैं सही मारता। क्योंकि कुछ भी, मेरा, हाँ मैं नहीं हाँ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस वो वाला है कि स्वदेशी मूवमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए ये स्टेटमेंट बनाया गया है। सो इट इज अबाउट द थिंकिंग प्रोसेस दैट यू हैव फॉर अ सर्टेन क्वेश्चन। तो मेरा वो इसलिए नहीं है कि वहां पे हैंडलूम लिख दिया उसने। ऑब्वियसली हैंडलूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद स्वदेशी। हैंडलूम की मूवमेंट ही पूरी इतनी बड़ी हो गई बिकॉज ऑफ स्वदेशी। बट बिल्कुल। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि हमें टेक्सटाइल भी लिखा होता तो मैं उसको ऐसे लिंक कर लेता कि हैंडलूम से टेक्सटाइल्स बने। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। चलिए ठीक है, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड 2002। अब ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आई अग्री, बट मैं पढ़ के नहीं गया था। कोई भी नहीं पढ़ के गया हम्म। होगा, मतलब बहुत कम जन होगा जो पढ़ के गया होगा, सही क्योंकि बात है, यहाँ सही से बात सवाल है, उतना आता नहीं है। सही तो बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग इज 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर्स। और हम्म। स्टेटमेंट टू, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2। अब हम्म। मैंने यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे फ्लैग बनाया 3:2 वाला। सही में मुझे लगा यार ये तो अपसाइड डाउन लग रहा है। मतलब अगर ऐसा, मतलब फिर मैंने ऐसे बनाया कि हाँ ऐसे 3:2 सही रहेगा, ये 3 ये राइट 2, ये सब मैं राइट। सोचना शुरू करा कि हाँ ये तो सही लग रहा है ना, ये 3:2 हो सकता है, 2:3 नहीं हो सकता, ये तो गलत लग रहा है, हम्म। उल्टा लग रहा है। देखो कितना बच्चों वाला लॉजिक है। मुझे लगा नहीं हम्म। ये तो सही होगा, मुझे नहीं पता, आई डिड नॉट रियली नो कि यार ऑब्वियसली फ्लैग ऑब्वियसली कोड ऑफ इंडिया ऑब्वियसली। में क्या है, मुझे नहीं पता था, मैं ऑब्वियसली सीरियसली बता रहा ऑब्वियसली। हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। है लक्ष्मीकांत में, मैं मानता हूँ। और ये मेरा ही हम्म। गलती है, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि आता नहीं था सवाल ना इन सब चीजों से। मैं फंडामेंटल राइट्स 10 बार रिवाइज करता हूँ, डीपीएसपी ज्यादा पढ़ बिल्कुल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल। आप जब टेस्ट सीरीज भी लगाओगे ना, आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से ही देखना आपका सवाल गलत हो रहा है। और कुछ, हाइल्डिंग एरियाज वही हैं। ये नहीं है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ गया तो अभी एकदम से वो फंडामेंटल राइट हाइल्डिंग एरिया हाँ नहीं रह और ये जाता सब है। आप भूल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। वो हाइल्डिंग एरियाज वही है। हाँ हाँ, तो मुझे जैसे स्टेटमेंट तो मुझे सही लगा कि हाँ यार ये हो सकता है। और वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस नेशनल फ्लैग इज 600 मिलीमीटर इंटू 400 mm। अब मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, बट मुझे लगा कि यूपीसी क्या करती है जनरली, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज में देती है ना क्वेश्चंस, वो गलत होता है जनरली। अगेन आई एम सेइंग दिस, जनरली ये गलत होती है। जनरली, या। तो ये जनरली गलत है और मेरा अटेम्प्ट भी कम हो रहा है। जैसे मैंने बोला, मैंने ऑलमोस्ट ओनली 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो देखो मैंने यहाँ पे भी लगा के रखा है वो साइन। ये साइन है मेरा कि मुझे फिर से री अटेम्प्ट करना पड़ा। जब मैंने देखा मेरा हम्म। ज्यादा अटेम्प्ट हो नहीं पा रहा है, तो मैंने इसको जनरली जो चीज है गलत मान के इसको गलत सोचा, इसको सही या सोचा। देखो फ्लैग भी बनाया और मेरा ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन गलत करेक्ट हो हुआ गया। था। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों?
क्योंकि एक तो वो 600 इंटू 400 3:2 पे जा रहा है ना, वो थ्री अच्छा टू टू पे आ रहा अच्छा है अच्छा, ना, ये वाला सी सेट देखा। वाइज है ना। हम्म। 3:200 2:200, तो रेशियो वाइज वो सही हम्म। जा रहा है। सेकेंडली वो वन ऑफ द जो लिखा था ना, तो मुझे लगा बहुत सारे स्टैंडर्ड साइजेस होंगे, उनमें से वन ऑफ द ही होता होगा। सो आई बैक्ड विद दूस टू लॉजिक्स, बट आई गॉट दिस इनकरेक्ट। सो नहीं, अगेन, थिंकिंग प्रोसेस में कोई आपका गलती नहीं था, थिंकिंग हाँ प्रोसेस। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। इतना स्पेसिफिक चीज पूछ दिया, इतना स्पेसिफिक, क्योंकि मैंने देखा है कई बारी, आप देखोगे यूपीएससी क्या करते हैं, जब भी आपको स्पेसिफिक कोई डेटा मिलता है कि ये इतना, या नीति आयोग ने इतना पैसा इसको दिया, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, वो गलत ही होता है जनरली। अगेन आई एम सेइंग दिस, जनरली, इसको रूल मत मानो हम्म। आप, ये जनरली आपको गलत मिलता है। तो जनरल गलत है, और मुझे अटेम्प्ट करना था, तो मुझे, मेरे पास और कोई ट्रिक्स था नहीं पॉकेट में, यही यूज करना पड़ा। अगर मैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ के जाता ऐसा नॉलेज के बेसिस पे, तो सही कर देता। अब नहीं था वो राइट। नॉलेज। अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100 सवाल में आपका नॉलेज हर जगह आपका काम आएगा, नहीं आएगा। आप भूल भी सकते हो ना। करेक्ट। तो ये मैं इस लॉजिक से करके आया। मैं फिर से रिइटरेट करना चाहता हूँ, ये बहुत मतलब सही उपाय नहीं है, ये आप एकदम लास्ट रिजॉर्ट पे यूज करो। ठीक है। लास्ट डन। रिजॉर्ट पे यूज करो। डन। ठीक है। ओके, यस यस, लेट्स मूव टू 15th। 15th, ये तो मतलब ये तो काफी इजी क्वेश्चन, काफी सिंपल, काफी सिंपल। सिंपल था। 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बिल्कुल अमंग बिल्कुल सिटीजन। बिल्कुल। इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टू, इजी ट्वेंटी क्वेश्चन, सिक्स ऐसे नवंबर क्वेश्चंस में मैंने हमेशा ये बोला है कि आपको गलत नहीं ओवर करना, स्मार्ट ये नहीं अगर आप बनना है। गलत करोगे आप कट ऑफ को हाँ, पुश करते हो। या तो आप चाहे इसको नॉलेज से करो, चाहे ऑब्जर्वेशन से करो, चाहे जेनरिसिज्म से करो, ऐसे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। देखो उसको पढ़ो क्वेश्चन को। द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड 26 नवंबर, सबको पता है, ये सबको पता है, विशेष करते हैं भाई। इतने कोचिंग वाले अपना 26% ऑफ दे देते हैं कोर्सेज पे, क्योंकि 26 नवंबर है। और प्रेम्बल में लिखी है वो बात, एवरी ईयर टू प्रमोट एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन्स, है ना। बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रमोट करोगे। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, on 26 November 1949, the Constitutional Assembly of says set up a drafting committee under बी आर अम्बेडकर साहब। वो बोल रहे सेटअप किया अम्बेडकर साहब के अंडर। अरे भाई, उस दिन खत्म हो गया था ड्राफ्टिंग। 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ है ना। वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे, प्रेम्बल ने क्या बोला है। सो इट्स वेरी बेसिक, वेरी बेसिक, वेरी जेनरिक, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। तो दैट इज व्हाई द आंसर इज सी। चलो ठीक है, ओके ग्रेट सोमेन, लेट्स मूव अहेड। ये सवाल मैंने छोड़ा है, लेकिन ये सही आप कैसे कर सकते हो मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ये मैंने बहुत डेलिब्रेट करा, मैंने बहुत टाइम भी वेस्ट करा इसके पीछे कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली मुझे स्किप करना पड़ा। स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। मुझे नहीं पता, मेरे पास वो लिस्ट भी नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सबसे ज्यादा गोल्ड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का लिस्ट कहाँ है। करो आप हम्म। नॉलेज से इसको, किसी के पास नहीं है। तो मुझे लगा वन ऑफ द, चलो हो सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या, हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड को बेसिकली फॉर ब्लैक मनी एंड टूरिज्म। लोग पैसे रखते हैं यहाँ पे, या फिर लोग घूमने जाते हैं, मतलब बड़े लोगों का हम्म देश है ये। और यहाँ हम्म पे हम्म 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 मतलब जनरली अगर आप देखोगे, यहाँ पे बड़े लोगों का रिजॉर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम्म फिर हम्म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट वगैरह भी होता है डावोस वावोस में। तो ये सब क्या है, हम्म, कुछ कुछ लोकेशंस है कि बड़े लोगों का वो जगह है। तो वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, मे बी इट्स पॉसिबल। एंड स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो नोन फॉर स्विस वॉचेस। अब स्विस राइट। वॉचेस और ये सब गोल्ड, मतलब लग रहा है कि हाँ यार अमीरों वाला कुछ होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। लीडिंग एक्सपोर्टर हो सकता है मे बी, इसलिए मैं इसको करेक्ट माना। करेक्ट। स्टेटमेंट टू, स्विट्जरलैंड हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अब स्पेसिफिक हो यहाँ गया ना। स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे पूरा फंस गया कि यार मैं इसको सही मान रहा हूँ कि हाँ, बहुत अमीरों वाला कुछ मामला है, सेकेंड लार्जेस्ट होगा क्या। यूपीएससी एक्चुअली यही देखो, आप होता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला ना स्पेसिफिक हाँ, चीज स्पेसिफिक बताना कब है, पे गलत देखो यहाँ पे करेगा, ये बढ़िया लॉजिक बढ़िया यहाँ पे बढ़िया। भी लग जाएगा। करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट। गलत हो जाएगा। मैं सुमित एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहले हम्म। क्वेश्चन में इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, हम्म। एक्चुअली स्विट्जरलैंड इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर वाज द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। हम्म। ओके, हाईएस्ट। still हम्म। still because the examiner wanted this statement to be correct, what did the examiner use? One of the leading exporters. Though Switzerland was the highest exporter, but they still used one of the leading exporters. And in the second statement, when they had to make it correct, they'll write second largest gold reserves. भाई, a country might differ even on the fact कि उसके पास टैप्ड और अनटैप्ड रिसोर्सेज कितने हैं। सारे गोल्ड रिजर्व सामने आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
So always, please never forget these things that I've taught you over the years. It will always help. So in this particular case, first statement is correct, second is incorrect, and you will have your answer directly. The answer will be C. सॉरी, सी, सॉरी, हाँ, गलती से। yeah. वन इज करेक्ट, टू Okay. इज इनकरेक्ट। यहाँ पे मतलब पॉइंट करने वाली चीज ये है कि ये स्टेटमेंट इतना जेनरिक था कि इसको गलत, मतलब आप रिवर्स सोचो ना, कि हाँ लीडिंग एक्सपोर्टर्स नहीं है, इम्पोर्टर्स है। आप सोचो इस चीज को कि चलो सही ये बात है। घुमाया कि सही ये बात है। इम्पोर्टर गोल्ड का। सही डजंट बात मेक है। सेंस। इतना अमीर देश, लोग यहाँ पे मतलब इफ यू हैव रीच स्विट्जरलैंड मतलब यू हैव रीच समवेयर। लोग आईएएस आईपीएस का स्विट्जरलैंड जाते हैं तो लोग जलते हैं, अरे यार स्विट्जरलैंड पहुंच गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सोचो वो अगर लीडिंग इम्पोर्टर्स अगर हुआ तो क्या ही बात बनेगी। तो एनी विच वे, मतलब मैंने जैसा एसोसिएट किया मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बिल्कुल देयर इज अ बिल्कुल। डिफरेंट वे। आपके पास नॉलेज अगर है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स गोल्ड का लिस्ट है अगर आपके पास, तो एग्जाम के लिए आप पढ़ के जा रहे हो 1 2 3 4, देन गुड इनफ। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट। जैसे ये भी मुझे स्किप करना पड़ा क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ईयू लॉन्च देयर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। स्टेटमेंट वन तो ठीक है, रिसेंटली किया क्या होगा। किया होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी नाइस, किया होगा। सही है। USA and EU claim that क्लेम through दैट this थ्रू दिस, हाँ claim प्लीज प्लीज, हाँ आप बोलो। through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control। मैंने इसको स्किप इसलिए करा क्योंकि हालांकि स्टेटमेंट टू मुझे कुछ गलत लग नहीं रहा था, बट आई वाज स्टिल थिंकिंग कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल लेके आना, हाँ। हाँ ये मुझे सही नहीं लग रहा था। बट मेरे में उतना बिल्कुल। हिम्मत नहीं था इसको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि मुझे मेरे पास ना इसका मेरे काउंटर्स नहीं बन रहे थे। हो सकता है बट मे आपका बी दे थिंकिंग प्रोसेस, अंडर कंट्रोल। बट थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सही था सुमेन। मतलब कोई भी, इसको ऐसे सोचो कि कोई भी कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके आ रही है और फिर बोल रही है कि हम ये इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं ताकि, मतलब खुल के सामने से बोल रही है कि ताकि हम दुनिया भर की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को अपने अपने कंट्रोल में ले कंट्रोल में आए। ला मतलब हु सेज दैट? इवन इफ यू सकते, ये तो लॉन्च। था ही, इसीलिए इसीलिए इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। हालांकि मुझे स्टेटमेंट में कुछ गलती दिखा नहीं, बट मेरे को ये चीज जो अंडर द कंट्रोल था मुझे थोड़ा सा खटका। बट हाँ हाँ ऑन दी हाँ। अदर हैंड मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ब्लेंचली पार्क समिट जो हुआ है इस बार वो यूके में हुआ है, लंदन में। बेंचली पार्क में एआई का रेगुलेशंस के ऊपर, एयर वहां पे लेकिन रेगुलेशंस। ऐसा, हाँ लेकिन एआई रेगुलेशंस में लेकिन ऐसी बातें थोड़ी बहुत की गई हैं कि वी वांट टू ब्रिंग द एआई अंडर आवर कंट्रोल, कि या जो दे आर, या अब what they have कंट्रोल्स के said बारे में is बात that, हो रहा what they've said is that AI should be regulated and है। made sure that it रेगुलेटेड, is not going एग्जैक्टली, out of hand. That is always एग्जैक्टली, the wordings. The wordings are always important. है ना? Bringing the entire technological process under your progress under your control, अंडर bringing देयर entire, एग्जैक्टली अंडर देयर कंट्रोल तो नहीं बोला गया। if दे it would वांट टू have been रेगुलेट, under the regulation, यस अंडर then that would रेगुलेशन have अगर been, बोलता तो ये yeah, स्टेटमेंट चमकता। yeah. So that is what I'm saying. यहाँ पे कंट्रोल करा दिया ना पूरा, कि भाई कंट्रोल में ही आ गया हमारे। दैट इज समथिंग लाइक सेइंग कि चाइना बोल दे कि मैं श्रीलंका में पैसा इसलिए डाल रहा हूँ कि श्रीलंका मेरे कंट्रोल में आ जाए। अरे भाई, हु सेज दैट? तो ये वर्डिंग पे यूपीएससी ने खेला। और अगर आप कहीं यस। से ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, अगर आप कहीं पे कोई कोचिंग कंपाइलेशन में पढ़े हो तो प्लीज शेयर, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा था। और अगर पढ़ा भी था तो इस टाइम पे रिकॉल करना बहुत मुश्किल था, करना बहुत बहुत ही मुश्किल है इम्पॉसिबल। एक्चुअली में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में आईआर की पीटी 365 में दिया था, बट सेकंड स्टेटमेंट को तो आप वहां से भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ईयू और यूएसए का है ये तो हाँ पता था कि ये हाँ। करंट था। यस यस यस। बट सेकंड स्टेटमेंट आप नहीं ये कर सकते। स्टेटमेंट कहाँ से, मतलब इसको थोड़ा सा, मतलब वही लैंग्वेज ही है यहाँ पे। लैंग्वेज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर पेपर। राइट। आपको लैंग्वेज से ही चीजों को ब्रेक डाउन करना है। लेकिन ये अगर मैं लैंग्वेज मतलब अगर नहीं सीखता सर से तो मैं इसको मतलब करेक्ट मान के ये क्वेश्चन गलत कर देता। मैंने लीव करा हम्म। ना, ये स्ट्रेटेजिक ही था क्योंकि ये मुझे पॉइंट 6 माइनस होने से बचाया। बचाया। ये बचाया, लैंग्वेज आपको बचा भी सकता है। हो सकता है आप श्योर ना हो, बिल्कुल बट स्टिल बिल्कुल बिल्कुल आपको बचा बिल्कुल सकता है। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपने ऐसे 3 बचा लिए ना, तो 0.6 into 3 आपका 1.8 बच जाएगा। और इससे सही बहुत बात कुछ है। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। 1.8 बहुत ज्यादा नंबर है, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरा खुद प्रीलिम्स रुका है 0.6 से, तो मैं समझता तीन हूँ। बचा लिए तो 2 नंबर हो जाएंगे। तो ठीक है, ओके। anyway, हाँ क्वेश्चन जैसे नंबर 18। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने खुद वायोलेट करा जो मैंने सीखा है। और मेरा क्वेश्चन हाँ। आप देखो। यस।
मैंने जो स्पेसिफिक। सीखा उसको मैंने यस डाउट यस करा, यस। उसको वायलेट करा, और करेक्ट मेरा एक क्वेश्चन करेक्ट गलत हुआ। करेक्ट करेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग। अल्टीमेटली अगर आप चीजों को फॉलो करोगे तो वो लॉन्ग रन में कॉम्प्रिहेंसिवली आपके फायदे में आएंगे। आपको सीधा दिख रहा है इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द गोल्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू इज दैट सच स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा, अरे भाई क्या पता उस फाइनेंशियल ईयर में 3.3 हुआ हो, अगले फाइनेंशियल ईयर में 3.1 होना हो। हाउ आर यू सो स्पेसिफिक, हाउ आर यू गिविंग सच एन स्पेसिफिक डेटा? नहीं होता है, बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं होता है। पहला गलत काटते ही आंसर आ जाएगा, ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आपको सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड स्टेटमेंट तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू गेट योर आंसर, टेक योर 2 marks एंड मूव ahead इन सच अ पेपर वेयर 2 marks इज क्रिएटिंग सच अ बहुत नेक बड़ी पेन बात, फॉर बहुत यू। बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैंने देखो वो वायलेट कराना कि मैंने दो क्वेश्चन में वो लगाया कि यूपीएससी एब्सोल्यूट वैल्यूज जनरली गलत देता है, पर यहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं 3.2 ही शायद होगा। बिल्कुल। और ये होता है ना, एग्जाम प्रेशर में होता है। या या ये या मैं या, कभी भी या। कूल माइंड में इसको गलत नहीं करते, एग्जाम प्रेशर में ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल देखो, बिल्कुल। मैं शायद फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक से पढ़ा भी नहीं था, मुझे जो लग रहा है। मैं सेकंड पे ज्यादा फोकस करा कि हाँ लोकल कंपनीज है, और वो पीएलआई, और पीएलआई इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर एज वेल। आपको सेक्टर्स दे सकता है पीएलआई में क्या क्या शामिल है, आप थोड़ा उसको भी मतलब पढ़ के जाओ। तो many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's PLI. अब यहाँ पे भी देखो स्टेटमेंट कितना मतलब सेफली क्यूरेटेड है। Many local companies and some foreign companies, यस एग्जैक्टली। not all foreign companies or all local companies. या अरे ऑलवेज भाई, दिस ऑलवेज वर्क्स। कोई माने ना माने, ये चीजें ऐसे ही नहीं है, ये सब चीजें काम करती हैं। सीखने वालों बिल्कुल को काम सिखाने करती वाला है, काम चाहिए। मतलब वो नहीं काम करती तो मेरा स्कोर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। यू आर अ काइंड पर्सन यार, सो मीन लाइक रियली पर्सन विद ह्यूज इंटीग्रिटी टू एक्सेप्ट दिस, डेफिनेटली। ऐसा जो सच है वो सच है, अब इसका मुझे कोई सोर्स मतलब मेरे तो मतलब मेरे आर्सेनल में नहीं है इन सब चीजों का सोर्स। राइट राइट राइट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, एंड शायद इसको सही करने का मतलब मेरे मेरे को नहीं पता कैसे कैसे वो सही करते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड प्ले नहीं था, इसमें प्योर नॉलेज था। तो जैसे मैंने बोला कि आप नॉलेज के गेम से ही मतलब कुछ कुछ चीजों को सही कर सकते हो, तो नेट बिल्कुल। आपको पॉजिटिव अगर लाना है तो यहाँ पे मैंने हाँ, क्या करा, यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड दिस ग्रोथ क्वेश्चन इज पैक्ट ऑफ वेरी यूरोपियन वियर्ड। यूनियन। या दिस क्वेश्चन इज तो वेरी इसमें वियर्ड। बहुत डिफिकल्ट था ये मतलब वेरी इन तीनों वियर्ड। में गलत कुछ ढूंढना, क्योंकि देखो आप लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज डेफिसिट। ऑफ ईयू। बिल्कुल, मेक्स द कंट्री अब यूरोपियन टू शेयर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मस्ट बी रिलेटेड टू फिजिकल डेफिसिट ओनली, राइट? बिल्कुल स्टेबिलिटी एंड बिल्कुल ग्रोथ का बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि फिजिकली कुछ करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही लगा मेरे को। मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, करते होंगे मे बी, आई डोंट बिल्कुल नो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। enables the countries of यूरोपियन यूनियन शेयर द टेक्नोलॉजीज, ये भी कर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सकते हैं। शेयर करेगा, टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। हो सकता है बिल्कुल इन कर दोनों से सकते स्टेबिलिटी और हैं। ग्रोथ आए, मुझे क्या पता, मैंने यस ऑल यस थ्री यस मार यस। दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, हियर द आंसर इज ओनली वन एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो गलत होगा। ये क्वेश्चन वो वाला है जो 2019 में डिजिटल सिग्नेचर का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आप लोगों को, कि आप हम्म। देखोगे कि डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या होता है और उसमें तीनों स्टेटमेंट सही लगेंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट वाज करेक्ट वाज ओनली वन। सो ये बिल्कुल उसी लाइन पे है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जामिनेशन में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने जाओगे तो इजी वाले क्वेश्चंस गलत कर दोगे, वहां पे डाउट करने लगोगे हर चीज हाँ, पे। और यहाँ पे आप एग्जाम हॉल में अगर आपने पढ़ा भी है ना स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल कि या इंफ्रास्ट्रक्चर या या फैसिलिटी नहीं शेयर करेगा, टेक्नोलॉजी थाउजेंड नहीं परसेंट शेयर करेगा। 1000%। So this is a question which will directly reduce the cutoff by 2 marks directly. आप इसको अगर स्किप करते हो तो स्ट्रेटेजिकली आपको 0.6 ज्यादा मिल भी सकता है। ज्यादा मिल सकता है, बट वही है, मैं तो मतलब एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा कि जैसे सुमेन ने भी इसको अटेम्प्ट किया, मैं भी इसको अटेम्प्ट करके आया था, मेरा भी गलत है और आपको भी करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने पे आ जाओगे ना, तो जो ये ऑल ऑफ द अबव वाले सम ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप उन सबको डाउट करने लगोगे, क्योंकि आपको वो थिंकिंग पैटर्न बन जाएगा कि यहाँ पे भी तो हम यही सोच रहे हैं ना कि यार क्या पता इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी शेयर करते हो, क्या पता टेक्नोलॉजी शेयर करते हो। तो वो थिंकिंग प्रोसेस गलत नहीं है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना चाहिए, शुड गो अहेड विद मार्किंग दीस क्वेश्चंस और बिकॉज आप दैट अगर इज एन एंटायर थिंकिंग बिल्कुल पैटर्न। बिल्कुल, अब अगर आप पीवाईक्यूज भी देखोगे ना, या फिर इन द कमिंग ईयर्स 24 में आपको ऐसा सिमिलर सवाल दिखेगा। और वहां पे भी आप देखना, जिन लोगों ने ऑल ऑफ द थ्री मारा उनको पॉइंट मतलब 2 मार्क्स गेन करा, वहां पे आपको नहीं गेन करा, और आपका कट ऑफ मतलब 2 मार्क्स आगे बढ़ गया। ये दिखेगा आपको। और मैं खुद मतलब आई हैव बीन अ सफरर टू दैट। एक बार एक सवाल आया था, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उसमें पूछा था कि
कुछ वो ड्रोन वाला कुछ था कि यार ड्रोन ये सब चीज कैप्चर कर सकता है हाँ क्या, हाँ हाँ, मतलब कि मैं यार बताता हूँ ना, बेल मुझे के याद मुंह है से कैसे 2000। निकालेगा, यस यस वोल्केनो में यस कैसे जाएगा, मैं यस, सोचने लग गया। बिल्कुल नहीं सोचना है बिल्कुल, क्योंकि नहीं वो सोचना है। डायरेक्टली आपका कट ऑफ, मैं उसका कट ऑफ सही। 0.6 से मिस भी हुआ था। अरे यार। हम्म। तो मुझे याद है या कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, सही बात है। सही बात है, ऐसे क्वेश्चंस को देखना है, डायरेक्ट मारना है, आगे बढ़ना है। गलत हो भी जाएगा, 10 में से 2 क्वेश्चन गलत हो भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई देयर इज फर्क अ नहीं पड़ता। ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव टू इट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने ये अटेम्प्ट करा तो ऑब्वियसली उसी बात है कि ये मैं लीव कर चुका हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 50-50 तक आप कैसे अराइव कर सकते हो। पॉसिबल हम्म। है। रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मैंने देखो मार्क करा यहाँ पे, ऑल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ये मैंने ये गलत माना गलत है, गलत ही है वो। क्योंकि ऑल कंट्रीज ऑल कंट्रीज, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल एवर, बिल्कुल, फर्स्ट फर्स्ट एवर एवर। हो सकता है, मे बी फर्स्ट एवर हो, लेकिन ऑल कंट्रीज यार, कुछ कुछ कंट्रीज है, बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया, यस 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 ये यस तो यस। हर चीज को अपोज करता है जो यूएस करना चाहता है, और ये सब जनरली वेस्टर्न कंट्रीज लाता है। सही आप बात नहीं है। सुनोगे कि चाइना ने ऐसा कुछ लाया या नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कुछ लाया। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। जनरली वेस्टर्न चीजें ही होती हैं कि थोड़ा सा लिबरल चीजें, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन वगैरह लाए। तो ऑल तो नहीं होना चाहिए, तो इसके बेसिस पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गया। द ऑब्जेक्टिव्स आर एंड कमिटमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर कंट्रीज। मैंने इसको भी गलत माना, आई एम नॉट श्योर ये गलत है या नहीं। बाइंडिंग का बात किया यहाँ पे, मुझे लगा गलत यार है, गलत बाइंडिंग है। सही गलत है। सोचा है सुमेन, बिल्कुल सुमेन सोचा, गलत है, बिल्कुल सही बाइंडिंग मतलब सोचा। गलत है। The हम्म। GCM addresses internal migration or internally displaced people ये भी also गलत है। in its objectives and commitment। जैसे सत्यम सर ने बोला था कि आप लैंग्वेज देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट का लैंग्वेज में आपको इशू दिखेगा, इसलिए मैं ए यस। और डी में कंफ्यूज था। इसका लैंग्वेज आप देखो, GCM addresses internal migration और internally displaced people, सही है। पीपल। ऑल्सो देने की क्या ऑल्सो इन जरूरत है, इट्स ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कमिटमेंट। यार, अमेजिंग, अमेजिंग यार, लेकिन अमेजिंग। ये रियल एग्जाम में वर्ड प्ले में नहीं पकड़ पाया था, ये भी मैं मानता हूँ, रियल हाँ, एग्जाम में ये बट वर्ड सी प्ले। नाउ व्हेन यू आर रीडिंग दिस, यू सॉ दिस द फर्स्ट टाइम ना, एकदम पहली बार के में दिख रहा है ना वो। बिल्कुल दिख रहा है सर, यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब हम्म। लॉजिकली खत्म हो जाना चाहिए था। यस। जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, खत्म। ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स कमिटमेंट्स, यार मतलब ग्रामेटिकली भी सही नहीं लग रहा है, या मतलब लग रहा है ना कि यहाँ पे इंक वेस्ट किया है। इसको तीसरा करेक्ट स्टूडेंट बना देते या कुछ और बना देते। ये करेक्ट। जो क्लबिंग है ना, आप देखोगे जनरली अगर आपको ऐसा कोई अनसाउंड, देखो ये सब जुगाड़ है, ठीक है, अगेन ये सब जुगाड़ है, ये नॉलेज से। अब अगर नॉलेज से आप ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन पढ़ के आ रहे हो तब तो कोई इशू ही नहीं है। बट हाँ, क्या तो अच्छी आप बात पढ़ है। के, अगर आप पढ़ भी लेते हो ना, मैं मान लेता हूँ आप पढ़ लिए हो, क्या आप वो डिटरमाइन कर पाओगे कि उसका ऑब्जेक्टिव और कमिटमेंट और जो एड्रेस करता है दोनों में कुछ डिफरेंस है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे मैं 50-50 तक तो अराइव कर गया था। और ये जो मैंने मार्क करा वो मैं लास्ट ईयर ही मार्क करा था, लास्ट ईयर का ही मार्क यहाँ पे, ये मत सोचो मैंने फिर से मतलब डिस्कशन करना है तो इसीलिए मैं इसको मार्क करके रखा हूँ, क्योंकि अरे टाइम भी नहीं नहीं था मेरे नहीं यार, पास। नोबडी इज डाउटिंग दैट यार। नहीं मैं तभी 50-50 पे ही आया था। तो नोबडी। आइदर ये वन द होता या फिर नन होता। इसका नो आंसर सुमेन, नन द था आई थिंक। यस, नन 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 ही है, बिल्कुल। द तो ऑडियंस देखो हियर यहाँ इज पे रियली मुझे नहीं मैच्योर, दे पता हैव था, मुझे कुछ मैच्योर्ड। नहीं पता था फिर भी, हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ द ऑडियंस हियर इज रियली मैच्योर, मेरे बहुत स्टूपिड स्टूपिड ऐसे डिस्कशन सुन के मैच्योर हुए हैं वो लोग, बहुत चीजें देखी हैं उन्होंने मेरी। तो आप पे ऐसे डाउट नहीं करेंगे, डोंट वरी। वही है ना सर, जैसे मुझे नहीं पता था कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन, और यूपीएससी अगर चाहती ना कि ये मैं अटेम्प्ट नहीं करूं, या मतलब मैं इसको कुछ नहीं कर पाता, या इसको हिलाना भी मेरे को मेरे से नहीं बनता, तो ये ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनाती, इतना इंक खर्चा करेक्ट करके नहीं बनाती स्टेटमेंट। करेक्ट 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 करेक्ट। यूपीएससी चाहती है आप इसको अटेम्प्ट करो। मैं सच बता रहा हूँ, ये एब्सोल्युटली स्टेटमेंट को मैं एब्सोल्युटली। ना और भी डिफिकल्ट बना सकता हूँ, किसी से नहीं बिल्कुल बनता ऐसा बिल्कुल। स्टेटमेंट। जैसे बनाया भी है मैं उसके जैसे ये बना दिया, करो आप इसमें जो करना है, नहीं कर सकते आप। एब्सोल्युटली। ओके सो द नेक्स्ट वन। अब इसमें मतलब ये मेरा मृणाल सर के हिसाब से ही करेक्ट है, इनसाइट्स के हिसाब से भी करेक्ट है, लेकिन आई थिंक कुछ और कोचिंग कीज है जहाँ पे ये इनकरेक्ट है, सो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कीज का वेरिएशन आ रहा है। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एमएसएमई। तो आपने, लाइक, व्हाट इज द आंसर दैट यू हैव मार्क्ड? सर आई हैव मार्क 2 ओनली। ओके,
ठीक है, विजन के हिसाब से इसका आंसर नीदर है। हम्म। तो जैसे मैं लाइक एटलीस्ट, रियल एग्जाम में भी सोच रहा था नीदर, लेकिन मैंने यहाँ पे टू ओनली मारा है, पर ये इनसाइड्स के हिसाब से करेक्ट है, मुनाजर के हिसाब से करेक्ट है। ओके ओके, चलो लेट्स वेट फॉर द की देन। हम्म। यू कैन मीनवाइल टेल हाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि उस पर उसके बारे में तो आप श्योर थे ना। हाँ, तो यू फर्स्ट कैन स्टेटमेंट जस्ट। इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मुझे एमएसएमई का वो लिमिट्स पता था। वो 15 करोड़ से 25 करोड़ नहीं था, ये मुझे पता था। हम्म। क्योंकि मीडियम वाला आई थिंक वो मुझे अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं हो रहा, 25 to 50 करोड़ ऐसा कुछ है ना। 50 या करेक्ट हाँ, ऐसा ही करेक्ट मुझे करेक्ट। मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, मैंने इकोनॉमी रिवाइज नहीं करा है ठीक से, मैं करूंगा थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ा या वीक्स बाद। यही तो तो यही मुझे तो चीजें मैं यही तो चीजें मैं रिवाइज कर नहीं पाया था। जो आप बोल रहे हो ना, यही नहीं दिक्कत है, आप ये जो नहीं, नॉलेज। ये 50 करोड़ वाला मुझे पता, ये तो मुझे पता था। अगर नहीं पता रहता मैं बताऊं फिर कैसे आप अराइव कर सकते हो। देखो यहाँ पे हाँ। जहां भी मैं बताया ना कि यूपीएससी जनरली जनरली जब हार्ड डेटा देता है, जनरली अगेन इट्स नॉट अ रूल, ये ऑब्जर्वेशन है, जनरली वो इनकरेक्ट होता है। बिल्कुल। हार्ड डेटा है जनरली आप थोड़ा स्केप्टिक हो जाओ कि यार मुझे अगर नहीं पता है और अटेम्प्ट करना है, तो आप इसके बेसिस पे अटेम्प्ट बिल्कुल कर सकते हो। बट हाँ, ये ठीक लास्ट है। रिजॉर्ट है, हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लास्ट रिजॉर्ट है। ये आप या पहले ही मतलब यूज मत करो, जब आपका हो जाएगा पूरा पेपर अटेम्प्ट, जैसे मैंने बोला, अब जब फिर से वापस आ रहे हो तब जाके ये सब करो, पहले नहीं। ठीक है, चलिए। फिर हालांकि मुझे पता था, नॉलेज से ही हम्म। सॉल्व हुआ कि ये तो गलत है। और सेकंड वाला में जैसे मैंने बोला, जैसे मृणाल सर बोलते हैं ये सही है, इनसाइट भी बोल रहा है ये सही है, पर विजन बोल रहा है कि ये गलत है, कि ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अब इसमें ऑल बैंक लोन्स की यूपीएससी कैसे इंटरप्रेट करेगा उसके ऊपर जा रहा है। मतलब वो अगर ऐसे इंटरप्रेट ठीक है। करता है ना कि जो पीएसएल नॉर्म्स है उसके जो नॉर्म इसके इसके अगेंस्ट जो लोन्स जा रहा है फॉर ऑल माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल, वो आ जाएगा बैंक लोन्स में, तो अलग आ जाएगा आंसर। अगर यूपीएससी अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है तो अलग आंसर आ जाएगा। राइट। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 अगेन बहुत इजी था, सीबीडीसी के बारे में पूछा था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस साल उसी साल लॉन्च भी हुआ था, आरबीआई ने या लॉन्च करा था उसको। मुझे अभी ऊपर तो से देख के लग रहा है कि इसका ना मतलब क्या ऐसे हो सकता है, जैसे मतलब ऐसे लिखा है ना, इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन अ डिजिटल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ करेंसी, पे देखो आप वर्डिंग्स देखो, इट इज कैन बी पॉसिबल, डिस्ट्रीब्यूटेड कैन विथ बी सच अ। डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड हम्म। इनटू इट एट सच टाइम फ्रेम विद इन स्पेंडिंग वही इट। वही वही। ये तो इजी इसलिए था क्योंकि सारा कोचिंग इसको कवर किया था, आपने करंट में हाँ इसको हाँ कवर कर, हाँ। बहुत न्यूज में भी था। सो आई थिंक और स्टेटमेंट में भी ना कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पूछ लेता कुछ मतलब बिल्कुल वियर्ड तो बिल्कुल अलग बात बिल्कुल था। यहाँ पे बहुत बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, तो आई थिंक दिस कुड हैव बिल्कुल। बीन सॉल्व्ड, वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस। इजी ये क्वेश्चंस, सॉल्वेबल करेक्ट एंड इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रिक का करेक्ट जरूरत करेक्ट है नहीं। करेक्ट। ओके, मैंने इसको भी स्किप करा, देखो कितना स्किप किया मैंने। इन द हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट तो ऑफ यार है भी टफ, फाइनेंस। ये तो टफ भी है यार। हाँ, ये मेरा एक दोस्त है सर, शी वर्क्स फॉर गोल्डमैन सैक्स। मैंने उसको बताया था कि ये क्या होगा, मेरे को बताओ ऑन द एग्जाम डे। शी वाज लाइक तुम लोगों को ये क्यों पूछा जा रहा है, ये तो हम लोग राइट सीएफए वाले हैं, हम लोग करते हैं ये सब। राइट, पूछा जा रहा है क्योंकि क्योंकि पेपर को जबरदस्ती टफ बनाना है एंड प्रूव करना बनाना है कि हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्रूव करना है कि हम टफ पेपर बना सकते हैं। अब ऐसे शेयर मार्केट का आपको ना मतलब 100 डेफिनेशन और मिल अरे जाएगा जो आपको बिल्कुल शायद भाई, नहीं। ऐसे कोई भी वर्ड उठा के पूछ लोगे, अल्फा बीटा गामा जेप्टा जूप्टा, कुछ भी पूछ लोगे तो कैसे चलेगा। द और आंसर यहाँ हियर ना इज बी। वर्ड एसोसिएशन का स्कोप भी नहीं दिया, मैं कुछ आपको नहीं है, कुछ दिखाऊंगा। नहीं है, हाँ, अब कुछ मैं नहीं आपको है। एक क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी पेपर में, वर्ड एसोसिएशन का स्कोप था और उससे आपका आंसर निकल भी जाता, पर यहाँ पे बिल्कुल स्कोप ही नहीं बिल्कुल छोड़ा। देखो मैंने बिल्कुल। अंडरलाइन भी करा है, प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट, हो सकता है मे बी एन इन्वेस्टमेंट। इसमें ना आपको ये भी मैं सिखाऊंगा कि छोड़ना कौन सा सवाल है। हाँ, ये तो अभी छोड़ने बोलना लायक है आसान है, यार, बिल्कुल ये छोड़ने लायक है क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल। कुछ नहीं दिए के रखा है, ये सब या कुछ सही लग करेक्ट रहा है, करेक्ट, इसमें तो बिल्कुल सब ऐसे सही तुक्का लग हो रहा है। जाएगा मारना। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम बस ओरिजिनली, देखो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, बी कॉशियस, मैंने लिखा भी था, राइट। ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय एसबीआई बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट टू द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड। ये पूरा स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये चीज गलत है। हम्म। ये तो मेंस में मैंने पढ़ा था तो पता था ये चीज, बट अगर नहीं भी पता है तो अगर कहीं पे ओरिजिनली इंडिया ने इसको मतलब मेंबर है इस चीज का, या फिर हार्ड डेटा, हम्म। बी कॉशियस, हो सकता है वो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस यार। ये ओरिजिनली वाला बहुत अच्छा पकड़ा आपने, एक्चुअली में ये मतलब दिखता नहीं है उतना, बट ये वही है ना वो जो मोहम्मद यूनुस वाला कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली उन्हीं को, एग्जैक्टली। उन्हीं ने इनिशिएट किया था उसके लिए, फिर उन्होंने नोबेल इनिशिएट किया प्राइज था वगैरह मिला बांग्लादेश में उनको। आफ्टर द सिविल वॉर।
बिल्कुल बिल्कुल, तो वो पहला इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट मूवमेंट के गलत हो बाद जाएगा गलत एंड हो देन गया। अदर टू एंड स्टेटमेंट्स बाकी आर दो तो करेक्ट। काफी जनरल स्टेटमेंट्स। आप देखो, मान लो बिल्कुल। आपको नहीं पता कि एसएचजी में ऑल, आप बोलोगे देखो यहाँ पे ऑल मेंबर्स है, तो ये गलत होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टेक टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वन, बिल्कुल। हाँ, दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। यार ठीक है, मान लो आप ऑल नहीं होगा, आप काउंटर करो ना, सम मेंबर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो तब सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ही आप समझ मतलब रहे हो, क्या रह कुछ लोग, जाएगा? हाँ मतलब क्या रह जाएगा, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। आप जब सेम। भी, बोलिए अब सर। बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था और मैंने सिखाया था ये इन 2020 पेपर वेयर इट वाज सेइंग which of the following was the objective of land reforms, okay, and the statement was to provide land to all the landless laborers, to all those who are landless laborers, ऐसा कुछ था। वहां पे मैंने एग्जैक्टली ये बात समझाई थी कि देखो इस केस में यहाँ पे ऑल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव की आप बात करोगे, जब आप ऐसी यही बात करते हो ना, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स, रोड कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस, टैप कनेक्शन टू ऑल हाउस होल्ड्स, तो सिमिलरली एसएचजी यहाँ पे ये ऑल इज नॉट एन एक्सट्रीम थिंग, यहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर एक इंसान भी लोन ले रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बटेगी। सो दिस इज वेरी जेनेरिक हेयर, इट इज नॉट ऑल इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट हेयर, तो ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे कभी वर्ड्स देख के नहीं काट देना चाहिए, या वर्ड्स देख के यू शुड नॉट टेक योर कॉल। रीड द एंटायर स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, देन गो अहेड विद इट। एंड ऑल्सो फॉर द थर्ड स्टेटमेंट, अगर आपको इसको काटना ही है, कुछ करके लगाना ही लॉजिक की नहीं, ये आरआरबीज और शेड्यूल कमर्शियल बैंक सपोर्ट नहीं करता, आप लगाओ कॉन्वर्स लॉजिक, लगाओ कि नहीं इसको प्राइवेट बैंक हाँ सपोर्ट करता है। डज बिल्कुल, इट कैसे साउंड नाइस? करेगा? कैसे बिल्कुल। करेगा? और नहीं, इसका तो उल्टा ये होना चाहिए कि सपोर्ट नहीं करता है। रीजनल एग्जैक्टली, मैं रूरल वही बैंक बोल रहा हूँ कि एसएचजी को अगर आप इसको सपोर्ट नहीं काट करता है। रहे हो ये सोच के कि आरआरबीज और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स नहीं सपोर्ट करता है एसएचजीज को, तो कोई और बिल्कुल सपोर्ट करता होगा, जैसे मान लो प्राइवेट बैंक्स, और ये लोग नहीं करता होगा, प्राइवेट बैंक माइक्रो क्रेडिट दे रहा है। डजंट बिल्कुल साउंड बिल्कुल। नाइस, राइट? अगर आपने राइट। थोड़ा सा ही मेंस का तैयारी करा है तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ फॉर दोस्त जिनको शायद नहीं पता था एसएचजी क्या होता है, फिर भी यू कुड हैव कम टू अ कंक्लूजन। राइट। ठीक है, 25 देख लेते हैं। ओके। India's public sector healthcare system largely focuses on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. अब आप इसका कॉन्वर्स सोचो कि नहीं, पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेटिव केयर पे ज्यादा फोकस करता है, क्यूरेटिव पे नहीं करता। बिल्कुल आप अपना ऑब्वियसली। हेल्थ सिस्टम के बारे में सोचो, आपको पता चल ऑब्वियसली जाए कि ये ऑब्वियसली। झूठ है, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट सही हमारे हो यहाँ गया। तो हमारे यहाँ तो एक्सरसाइज करने पे कोई फोकस ही नहीं करता है, बाद में वेट कम करने की मेडिसिन सब ले लेंगे या बीपी की ले मेडिसिन लेते सब हैं, ले लेंगे, एग्जैक्टली। बट और नोबडी फोकसेस ऑन रिहैबिलिटेशन, आपको एक्सरसाइजेस। पता ही होगा इंडिया में रिहैबिलिटेशन सेंटर का क्या हाल है, मतलब इट्स अ हाँ कॉमन नॉलेज, राइट? करेक्ट करेक्ट। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगा, एक चीज मैं और बोलूंगा सुमेन, यहाँ पे देखो ये नहीं बोल रहा है इंडिया पब्लिक सेक्टर फोकसेस ओनली ऑन क्यूरेटिव एंड नॉट ऑन लार्जली, प्रिवेंटिव, लार्जली, है ना? क्या लार्जली बोल इज रहा द, है? लार्जली एंड लिमिटेड। तो ये चीज का भी ध्यान देना है कि एग्जामिनर खुद ही डाइल्यूट कर रहा है स्टेटमेंट को। तो जब भी ऐसा हो, समझो समझो कैसे स्टेटमेंट ठीक होने जा रहा है। क्योंकि कॉशनरी वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, यस लार्जली फोकसेस एंड यस लिमिटेड। यस। कमिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, अगेन जैसे मैंने आपको बोला, शेड्यूल 7 आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अंडर यूनियन और स्टेट्स क्या क्या है और कॉन्फ्रेंट में क्या क्या आता है। इतना भी अगर बेसिक आइडिया है, जैसे होम गार्ड वाला क्वेश्चन था ना, वो सॉल्व हो गया, आपका ये भी सॉल्व हो जाता। अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। सही। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टेट इज अ हेल्थ सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्थ इज अ बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट, आपको पता ही है 7 शेड्यूल में बिल्कुल द डिवीजन ऑफ पावर्स। बिल्कुल। जैसे होमगार्ड वाला सवाल, अगर आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर करेक्ट स्टेट के करेक्ट। अंडर आता है, तो राइट आपका ये भी सही हो जाता। राइट। बट these two मैं थोड़ा statements do not have any linkages to each other. इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन, या कोई लिंक नहीं या है ना, कोई इसलिए लिंक नहीं बी है आपका आपस में, करेक्ट है। इसलिए बी अब ये आंसर। अब ये सब क्वेश्चन भी ना पेपर को और टफ बना देता है, क्योंकि होता क्या है कि हम्म। आप स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू पढ़े, आपको दोनों सही लगा, फिर आप खुद ए से मार रहोगे यार दिया। करना क्या है, राइट। आइए मार दोगे एग्जाम प्रेशर में। ये हो सकता है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला सवाल 2023 में आफ्टर आई थिंक 5-6 इयर्स रिटर्न आया। आप सी शायद सेट में यूज टू भी मिलता है नहीं था। रहेंगे। हाँ, सी सेट में आता है, लेकिन जीएस में आता था बैक इन 2014-15 आई बिलीव, तब हम्म। आता था।
और आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, मैं खुद बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप मॉक्स लगाते हो या फिर पीवाईक्यूज लगाते हो, आपके ऐसे स्टेटमेंट कम दिखते हैं। तो मैं बिल्कुल। पहले तो गलत नहीं हुआ मेरा, बिकॉज थोड़ा सा अटेंटिव था, पर गलत हो सकता था, हो सकता है बहुत जगह गलत हुआ भी हो, कि चलो ये भी सही है, ये भी सही है, ये मार्क के निकल गया। एग्जाम प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है। आपको शायद मतलब नॉलेज हो सेवन शेड्यूल का, आपको नॉलेज हो इस चीज का, लेकिन एग्जाम प्रेशर में आप उसको गलत करके -2.6 ले आओगे। बिल्कुल। ये होता है, ये ठीक है। आपके साथ भी होगा। हाँ, एक काम करेंगे सुमिन, इस वाले सेशन को ना 30 क्वेश्चन तक रखेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे एंड देन बिकॉज आई डोंट वांट देन यू विल टू ओके, वी कैन टेक द नेक्स्ट हाँ, सेशन फिर इन उसका द अलग कमिंग। सेशन ले लेंगे। ऑल या राइट, या या काफी लंबा हो जा रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ऑल राइट, देखो मैंने इसको भी लीव कर दिया। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 1/4, मतलब 25%। हो सकता है क्या, आई वाज नॉट श्योर। India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year, satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of world's population living in its territory। देखो ये हार्ड डेटा है, पर अगर आप थोड़ा भी मेंस का तैयारी कर रहे हो तो ये डेटा आपको पता है कि मतलब नॉट इंचिंग टुवर्ड्स समथिंग विच इज रॉन्ग। हालांकि मैंने इसको स्किप कर दिया, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट यहाँ पे मेरे से एलिमिनेट हो नहीं पाया कुछ भी। और ये वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में पढ़ के गया था। अब आयरनी सोचो, मैं पढ़ के गया था रिपोर्ट, फिर भी मेरे से ये दो स्टेटमेंट बना नहीं। हम्म। ये फेब्रवरी में हुआ था, मुझे अभी भी याद है, 2022 फेब्रवरी में ही हुआ था। मैं पढ़ के गया था, प्रोविजंस पढ़ के गया था, कुछ बाइंडिंग रिकमेंडेशन इसमें कोशिश कर रहा था कंट्रीज, बट आ नहीं पाई, ये सब पढ़ के गया था, लेकिन ये ऐसा स्टेटमेंट बना दिया, मेरे से ये बना नहीं। हम्म। तो सर यू कैन टेक ओवर यहाँ पे, अगर आपने ये अटेम्प्ट करा या फिर मतलब जो भी है। नहीं यार, like right now I don't even remember what the like what did I do here. But if I have to like attempt it now in a different environment, then I can see that India needs to extract more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in its territory. And the first statement says that according to the UN World Water Development Report, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. So now देखो, पहला स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट है, इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट, दे आर हिंटिंग टुवर्ड्स एक सिमिलर चीज कि भाई नियरली अ क्वार्टर ऑफ द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड। बट व्हाट द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इज दैट द एंटायर वाटर दैट इज एक्सट्रैक्टेड इज पुश्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन नीड्स। है ना, ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, जस्ट दैट। वी नो हाउ मच ऑफ वाटर इंडियाज इंडस्ट्री यूजेस एंड एवरीथिंग यूजेस, उसका पानी कहाँ से आएगा? तो एग्रीकल्चर भी इसमें एक कंपोनेंट है ना। हाँ, बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना, बहुत सारे। बट ये तो एग्जाम हॉल में नोटिस करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत हाँ हाँ डिफिकल्ट। हाँ, मतलब मुझे यहाँ पे बस अभी मैं लाइक फ्रेश देख रहा हूँ तो ये दिख रहा है, एंड देन आई कैन गो विद द आंसर सी, बट या ऑब्वियसली दिस वुड बी डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में तो पेपर ही डिफिकल्ट था यार। हाँ, पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। 27। ठीक है। अकॉर्डिंग टू 27। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखो ये ऐसा सवाल है ना जहाँ पे मतलब ट्रैप में फंसोगे। मैं अभी फंसा, मेरा गलत हुआ, और कुछ नहीं कर हम्म सकते थे, क्योंकि इसमें ना नॉलेज काम आ रहा था, ना तो सोर्सेस से कुछ पूछा था। देखते हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी अबॉलिश हो चुका है पोटा, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया, और ऐसा हम्म ट्रैप किया कि गलत हो जाए। बता रहा हूँ कैसे। हम्म। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbances. Yes, Article 355, I think, says about this. यस, 355 करेक्ट। The Constitution of India exempts states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. बिल्कुल आप पढ़े भी हो, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन भी है। States from नो, legal counsel to a person being, oh sorry 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 sorry, हाँ, नो, ये गलत। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इट लुक्स करेक्ट नहीं, ये बट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट नहीं, मैं गलत हाँ, पढ़ा सर, एक्चुअली मैं गलत पढ़ लिया। ओके ओके, हाँ मुझे लगा डज नॉट एग्जेम्प्ट है, एनीवे। हाँ क्योंकि मैं, मेरा आंखें यहाँ पे इस वाले हाँ में है हाँ कि हाँ बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू, प्लीज प्लीज, हाँ। हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। मुझे लगा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मतलब देखो ना, लॉजिकली भी फ्लॉ लग रहा है ना कि अरे पुलिस के सामने कन्फेशन, आपको पता ही है मतलब अगर आप सही में, अगर आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाया गया और जब आपका कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, हम्म। पुलिस कन्फेशन को नहीं माना जाता है। वेब मतलब सीरीज में भी तो पुलिस में यही आप देखते कुछ, हैं यार,
कि पुलिस के एग्जैक्टली, सामने बयान दिया तो बाद में मुकर बयान सकता दिया, है, वो बोल मूवीज में भी हम सकता लोग है देखे कि हैं ना, मूवीज में भी दिखता यस है कि यस पुलिस के सामने बयान वो यस नहीं काम आता। मुझे यस लगा ऐसा ही यस कुछ यस। होगा, तो मैंने इसको हाँ। गलत मान दिया। बट ये सही है एक्चुअली। अरे पूरा प्रॉब्लम ही ये है कि ये पॉइंट जो है वो पोटा में था और पोटा रिपील हो गया, इसलिए चीज अभी चलती नहीं है। एग्जैक्टली पोटा देखो, ये रिपील भी हो गया ना, और ये लक्ष्मीकांत पर लिखा भी है पोटा कहीं पे, और रिपील्ड है ये हाँ भी हाँ लिखा। रिपील्ड है, क्यों पूछोगे बताओ यार, तुम क्या तो फालतू। रिपील चीजों से सवाल पूछा गया, तो ये सवाल था ही ऐसा जो हम्म। आपका गलत करा था, गलत ये आप कुछ नहीं बनेगा। कर सकते थे। यस यस। और आप इसको यहाँ अटेम्प्ट करोगे भी, पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्यों छोड़ोगे भैया। क्यों छोड़ो? एग्जैक्टली मैं भी इसलिए इसको नहीं छोड़ा कि इसको अटेम्प्ट करना है। और राइट। गलत हुआ बट कोई नहीं, मतलब ज्यादा कुछ ठीक उससे है, हाँ फर्क नहीं हाँ। पड़ता। ठीक देखो है। अभी तक मेरा सिर्फ इनकरेक्ट 6 ही हुआ था। राइट। 27 में से सिर्फ 6 ही हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको आना चाहिए स्किप किसको करना है। ये भी एक नया आर्ट बन गया है, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग लिविंग। ओके आज ठीक ये है। भी मैं कुछ मतलब बता पाऊँ कि आर्ट ऑफ लिविंग भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर का नेचर हाँ ट्वेंटी यार। ट्वेंटी टू 23 में जैसा आया है, आपको आर्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो अफ्रीका से मैंने बोला ना, बहुत ऑब्सेशन है यूपीएससी को। देखो फिर से इसी पेपर में तीसरा सवाल है, थर्ड एंड क्वेश्चन ऑल्सो पे लुक एट व्हाट दे आर आस्किंग, decades ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस। जो है ना, सर ने वापस से वही। बताया कि वापस से आइदर वही। ये सिविल वॉर के बारे में पूछेगा, आइदर फूड शॉर्टेजेस के बारे में पूछेगा, या फिर या कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर के बारे में पूछेगा। इसी में यस यस रेस्ट्रिक्टेड है यूपीएससी। यस। वॉर, फेमाइन, हंगर, मतलब बेसिकली लाइक समथिंग वेरी बैड हैपनिंग विद द पीपल, है ना, दैट एग्जैक्टली, वॉर एंड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। एनवायरमेंटली कुछ बहुत ही खराब हो गया, यही पूछता है। यही पूछता है जनरल यूपीएससी। और सोमालिया उस साल थोड़ा सा न्यूज में था, मुझे पता था, ये बिल्कुल नॉलेज से सॉल्व हुआ। इसमें आप हम्म। एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ क्या ही अंगोला पता का, है, बिल्कुल। हाँ अंगोला का भी हाल खराब है, हार खराब कोस्टारिका है। में भी शायद कुछ हुआ हो। राइट इक्वेडोर राइट। अगेन बहुत पुअर कंट्री है, बहुत माइनिंग वाइनिंग भी इधर हो रहा है, इधर भी इशू है। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, सॉरी सॉरी, ये अफ्रीकन कंट्री है। मैं हाँ इक्वेटोरियल गिनी से इसको कंफ्यूज कर बैठा। और यही हाँ होता हाँ। है, मतलब एग्जाम हॉल में ना आपको यही सब कंफ्यूज यस यस। करेगा। एक्चुअली चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए भी नॉलेज से होना थोड़ा सा ठीक था क्योंकि सोशल इश्यूज वाले शायद 365 में डिस्कस था। हाँ तो हाँ, ये सोमालिया मैंने काफी, मतलब बाद उस में साल देखा इंडियन ये। एक्सप्रेस में भी काफी सारा न्यूज आर्टिकल हाँ। सोमालिया के ऊपर आया भी था। बाद में सी दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम विद मी वाज कि जो लोग 365 से ठीक कर पा रहे थे, मैं वो भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं था। बट व्हेन आई लेटर मैप्ड दीज क्वेश्चंस के कहाँ से आए हैं, देन आई कुड सी कि अच्छा ठीक है, सोशल इश्यूज से आए। एंड पीपल वर सेइंग सम डे बैक कि 365 से या फिर मंथली मैगजीन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आते हैं भाई, ये क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अगर उसको ध्यान से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्विकली पढ़ो, रिवीजन के रूप में पढ़ो, आते हैं वहां से क्वेश्चन। यू जस्ट नीड टू नो कि कैसे आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो द बेस ऑफ PYQs एंड योर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। सो हियर द आंसर विल बी डी। ठीक है। हाँ, और इसमें क्या है कि अगर आप एक एक ऑप्शन पे थोड़ा सा जूम इन करके देखोगे तब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर निकालना। तो या इसको आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता इसको स्किप कर दो, क्योंकि आपको -0.6 है, तो बेटर ही है कि आप स्किप कर दो। Okay, ओके, द नेक्स्ट वन। 29th. So, mean हाँ, your throat is aching. I can understand that. We'll just do नहीं two इट्स more ओके, questions. नहीं मैं No, पहली no, बार no. ही मतलब ऐसा कुछ किया ना, I तो इसलिए understand. I ऐसा लगा। understand. No, you're doing really good. बहुत अच्छा किया आपने, राइट, सबको बहुत पसंद आएगा। आई होप सो। पक्का पक्का। Okay, in India, the biodiversity management committees are key to the realization of the objectives of the Nagoya Protocol. अगर आपने शंकर या कोई भी बेसिक एनवायरनमेंट सोर्स पढ़ा तो आपको Yes, yes, नगोया yes. प्रोटोकॉल तो पता ही होगा। एंड रिलेटेड टू बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट बिल्कुल। कमिटीज आर की टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। देखो बहुत जनरल स्टेटमेंट भी है, आर वेरी की टू वेरी द जेनेरिक। रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, कि वेरी उसको जेनेरिक। रियलाइज करेगा, दैट्स इट। ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज ही करेगी ना इस चीज को। राइट। The first statement is correct. The second statement is the biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing. यही चीज है नगोया प्रोटोकॉल में लिखा हुआ, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. आप ये डायरेक्टली पढ़ोगे शंकर आईएएस में आपको मिल जाएगा, या कोई भी बेसिक, अगर आप पीएमएफ आईएएस भी पढ़ रहे हो जो एनवायरमेंट वाला है, या कहीं भी व्हाटएवर बेसिक सोर्स यू हैव, ये चीज आपको पता ही रहेगी। बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है उसको अभी मॉडिफाई किया गया है 2022 में, उसका न्यू प्रोविजंस आप पढ़ लेना, उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पशन और वगैरह दिया गया। उससे तो सवाल, मुझे लग रहा था वहीं से सवाल पूछेगा, बट आई थिंक तब वो एक्ट रेटिफाई नहीं हुआ था, या इट वाज बिल स्ट्रक्चर में था, एक्ट बना नहीं था कुछ, तो नहीं आया। हम्म। इस बार कुछ एग्जाम्पशन है, वो आप पढ़ लेना।
जो 2002 वाला एक्ट था उसमें एक्चुअली यही चीज मेंशन किया गया है कि दे हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स विद इन जुरिसडिक्शन। ये वैसे भी लिखा वो गया दिख रहा है कि वो टेक्निकल सा स्टेटमेंट बनाया है। और यहाँ पे आप मतलब कुछ गलत, क्या ही गलत आप यहाँ हाँ, पे, क्या ही गलत देखोगे क्या इसमें। ही गलत आप देख सकते हो इसमें, कुछ स्टेटमेंट में कुछ गलती तो नहीं है कि चलो हम्म। पावर टू लेवाई फाइन्स नहीं है, अगर आप ये सोचते हो। अगर आप पढ़े भी हो ना कोई बेसिक सोर्स, आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ही ये करता है, ये एग्जैक्टली पता था। बट ये बात ये भी सही आप है बोल सोमेन सकते हो। की। हाँ आई हाँ सर। बैक दैट, जो आपने ये वाली बात बोली ना, आई बैक दैट थिंग, कि कुछ लोगों को ये वाला डाउट हो सकता है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। उनको ये वाला डाउट डेफिनेटली आ सकता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि फीस वगैरह ना कलेक्ट करता हो। एंड आई टोटली लाइक अंडरस्टैंड इफ यू गो रॉन्ग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, क्योंकि वो एक एडिशन ऑगमेंटेशन है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। सो दैट माइट लुक लाइक, एंड इफ यू आर वन ऑफ दोस हु लाइक हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड हैव नॉट read it, I'm not saying that you should not read it. You should have read it and you should read these things. But if you have not read it and you got it incorrect because of this particular thing, then I understand. So it's okay. It's okay. You don't need to like panic about that. मतलब आप बेसिक सोर्सेज बिना मतलब रिवाइज किए या बिना पढ़े, बेसिक एकदम इग्नोर, मतलब पढ़े ही नहीं है, हाँ कुछ हाँ हाँ पता है, हाँ। फिर आप बोलोगे ऑब्जर्वेशन से पेपर निकालूंगा, हम लोग पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है। Yeah. It's always knowledge ये plus and एकदम everything. इम्पॉसिबल है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मतलब आप पिछले 2015-16 वाले पेपर्स भी देख लो, हो सकता है कहीं कहीं ऑब्जर्वेशन काम कर, लेकिन एकदम सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप शायद मतलब उस पेपर्स में भी ना आप 70s तक ही पहुंच पाओगे, और कट ऑफ तब Hmm. 116 115 तक जाता था। तो Right. समझ रहे हो ना, और ये सब पेपर में आप ऑब्जर्वेशन से 30 नंबर तक जाओगे, मैक्स टू मैक्स। हाँ, 30 का ऑगमेंटेशन हो जाएगा, बट बाकी तो आपको नॉलेज से करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। करेक्ट। तो ये तो वो आपका नॉलेज वाला। ऑगमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि वो वैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं नॉलेज से आ रहे हैं लेकिन आपको दिख रहा है कि उसमें ऑल ऑफ द अबव होना है, या आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन में गड़बड़ है, आपको दिख रहा है कि हार्ड डेटा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज सॉल्व बाय दीज काइंड ऑफ पीवाईक्यू ट्रेंड्स, पीवाईक्यू ऑब्जर्वेशंस। एंड द अल्टीमेट, ये मैं भी मानता हूँ, ये भी मैं चीज भी है, सो मैंने जो बोली वो मानता हूँ कि अल्टीमेटली इट कैन गिव यू अ बूस्ट ऑफ 30 मार्क्स। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जीरो से उठ के कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे विद जस्ट पीवाईक्यूज, वो तो नहीं होने वाला है। वो बट इट कैन गिव यू इम्पॉसिबल है, बूस्ट ऑफ वो 30 पॉसिबल ही मार्क्स। नहीं है। राइट, ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और सोमेन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन। ओके देखो, मेरा ये गलत हुआ था, और ये सही करने का मुझे लगता है कि और कोई चारा नहीं था, बिकॉज लॉजिकली भी ये गलत ही हो रहा था। मैं बता रहा हूँ क्यों। द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर आल्सो एलिजिबल टू इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। आपको पता है स्टेटमेंट गलत है, लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है वर्बैटिम, तो आपको पता है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको पता ही बिल्कुल है वो। बिल्कुल। Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. ये भी अब गलत है ये सोच, ऑब्वियसली। ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ, अब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो वोट का शेयर कम हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल। कुछ किया भी था शायद, फॉर्मूला वगैरह करके, हाँ इधर कुछ किया था, वो आया नहीं है पेपर में, वो मैंने करके देखा भी था। हम्म। प्रॉब्लम इसका थर्ड स्टेटमेंट में है। द थर्ड एंड वैल्यू ऑफ फोर्थ। वोट ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। ये आपको अगर पता है, इफ यू नो इट, तभी आप कर सकते हो। आप लॉजिक लगाओगे जैसे मैंने लगाया था कि नहीं मध्य प्रदेश और केरला में ज्यादा तो नहीं नहीं पॉपुलेशन नहीं, मध्य प्रदेश का है, वो तो नहीं ये चलेगा गलत यहाँ हो पे। गया मेरा। ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि ये आपको अगर पता है तभी आप कर सकते थे, मुझे नहीं पता था, तो मैं ये सब तिकड़मबाजी लगाया, ये गलत हो गया। ये आपको पता, अब हाँ। देखो मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट को ना हर स्टेट के बारे में पता, और यहाँ पे स्पेसिफिकली दो स्टेट के बारे में पूछा है, मध्य प्रदेश एंड केरला, दोनों में कंपेयर करके आप बताओ। एंड तो देन तब तक देन आपको सिमिलरली इट हैज आस्क्ड अबाउट पौंडीचेरी एंड अरुणाचल प्रदेश, तो दोबारा से फोर्थ स्टेटमेंट को दोबारा कंपेयर से करा पूछ है। लिया, सो और लाइक एज, एक स्टेट और एक हाँ यूटी को हाँ, पूछ लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एज आई ऑलवेज लाइक मेंशन दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू लाइक रिमेंबर दिस एज वेल, कि भाई यूपीएससी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर यू टू नो कि भाई ऐसे आप 28 के 28 स्टेट्स की लिस्ट थोड़ी पढ़ के जाओगे। और दैट इज सिर्फ नॉट पढ़ के नहीं, आपको वो रटा होना रट के, चाहिए, मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, आपको नंबर्स भी रिकॉल होना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, आपने आपको पीवाईक्यू ट्रेंड्स वगैरह आपके चल गए, लक चल गया, तो आप ये कर सकते हो कि भाई इन दोनों में से कोई एक ठीक है, कोई एक गलत है, बट दैट विल ओनली हैपन विद और 50% मैंने पीपल। यहाँ पे लक के बेसिस पे ओनली टू मारा कि चार स्टेटमेंट है, चलो तो गलत होगा। हाँ देखो मैं बट, ये पढ़ने हाँ के हाँ बाद हाँ मेरे में हाँ। एनर्जी नहीं था ये पढ़ने का, देखो मैंने कुछ यहाँ पे मार्क नहीं करा, कुछ नहीं करा, मुझे पता था कि यहाँ पे मेरा डब्बा गुल हो हम्म। चुका है, तो ये भी गुल ही होगा। राइट। इसमें अगर थोड़ा सा इंसान अपना काम पेशेंस बना के रखे, उसको पता चल जाए कि पहले तो गलत है, तो फिर थर्ड और फोर्थ में जब आपको कंपेयर कराना है,
कि सिर्फ अब नाउ थर्ड और फोर्थ, सी दिस क्वेश्चन है कि आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, थर्ड और फोर्थ, एंड नाउ यूपीएससी इज आस्किंग ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। अब सोचो, नाउ रिफ्रेम दिस क्वेश्चन इन योर हेड। अब सोचो, सब सोचो, रिफ्रेम दिस क्वेश्चन इन योर हेड कि आपको सिर्फ दो स्टेटमेंट्स मिले हैं, द क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर थर्ड, स्टेटमेंट नंबर फोर्थ, एंड नाउ यूपीएससी इज सेइंग ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नन। ऐसे में अब जैसे, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में नन है ही नहीं, नन ऑप्शन में नहीं है, तो वो हट गया। सो इधर चलो इट आप इज ऑल फोर को तो छांट सकते हो, क्योंकि ये वर्बैटिम लक्ष्मीकांत में है, तो आप इसको तो काट दिए। हाँ, तो चलो आप 33.3% पे तो आ गए। पर और थ्री इसके भी, आगे और क्या ऑल करोगे? थ्री, नहीं नहीं, ओनली थ्री भी कट गया क्योंकि पहले दो स्टेटमेंट्स तो कट रहे हैं, हाँ। वो तो बेसिक नॉलेज से कट रहे हैं, तो ओनली थ्री भी हाँ कटा, तो वही ओनली मैं थ्री भी समझा। कट गया, तो अब आप या 50-50 पे आ गए। हाँ, वही मैं समझा भी रहा हूँ कि व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सोच के देखो कि सिर्फ दो स्टेटमेंट्स दिए होते और लिखा होता ओनली वन, ओनली टू, बोथ, तो क्या आप अब ऐसे में बोथ मारोगे? नाउ थिंक ऑफ इट कि अब ऐसे में आप क्या करोगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन एंड ओनली टू इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बीइंग करेक्ट इज 1/3। तो वैसे केस में इफ यू कैन apply that in the examination hall by keeping your patience, keeping your focus, then you can take 2 marks from here. Else, as Sumain said, this was a very tough question to be solved in the examination. It requires a lot of rectification knowledge. पता नहीं क्या चाहता है यूपीएससी, बट वो नहीं चाहता है। सर तो बाकी ये लोग नॉलेज आप गेन कहाँ से करोगे? नहीं कर सकते, मेरा नहीं कर तो सकते। यही डाउट है ना कि इसको गेन करने का मेथोडोलॉजी क्या है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं है, नहीं इस है। अटेम्प्ट में भी मैं दे रहा हूँ अटेम्प्ट, तो मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहा हूँ। हम्म और हम्म मैक्स हम्म, टू हम्म। मैक्स मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा। और मैक्स टू मैक्स मैं बेयर एक्ट पढ़ के जाऊंगा। उतना मैं भी कहाँ सब रटा होता है, उतना सब नहीं रट पाता है मैं इंसान। वैल्यू ऑफ वोट कहाँ से रट लूं? कहाँ से पता नहीं, चल जाएगा मुझे? पूरा बेयर एक्ट भी कहाँ रटा जाता है? लक्ष्मीकांत ही वो तो इंसान का प्राइमरी इम्पॉसिबल है, सोर्स वो होता है लॉयर लोग जनरली। तो अभी भी रेफर कर करके ही चलाता है। बट मान लीजिए मैंने थोड़ा सा एफर्ट डाला, मैं बेयर एक्ट थोड़ा हाँ। पढ़ के चला गया। दैट्स द मतलब वो मतलब मैक्सिमम मैं बोलूंगा एफर्ट मैक्सिमम है, वहां पे आप डाल मैक्सिमम है। सकते हो, वो मैक्सिमम बिल्कुल। मैंने करा। रेफर करता रहता है इंसान, देखता रहता है कि देखते कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है क्या आदमी लिखा है। एग्जैक्ट। या तो मैक्सिमम मैं बेयर एक्ट, एक बारी मैं लक्ष्मीकांत से अगर बोर हो गया तो थोड़ा बेयर एक्ट में पढ़ सकता हूँ। दैट्स इट। करेक्ट, करेक्ट। बट उसके ये आगे नहीं मैं क्या होगा ही यार। कर सकता सो हूँ? दिस इज ये नॉट सब बेस्ड ऑन चीजें नॉलेज। यार वहां पे भी नहीं मिलती। हाँ। हाँ, सो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज, इट इज ओनली दैट कि आप एग्जामिनेशन में अगर पीवाईक्यू पैटर्न को याद कर पाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो होएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप ओनली टू मारोगे यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओनली टू का मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हो कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गलत है, आपको पता होना चाहिए ना। ओनली टू मारो तो ये यार तो सिंह कि नॉलेज से हो थर्ड एंड जाएगा। फोर्थ। हाँ, तो अब आप बोल रहे हो ओनली टू, अगर इसका अगर आप मार दो एग्जामिनेशन में तो आप यू आर सेइंग थर्ड एंड फोर्थ आर बोथ करेक्ट। सो दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक नाउ, वेरी प्रॉब्लमेटिक, कि दो स्टेटमेंट्स जिनमें इतना इतना स्पेसिफिक डेटा एंड एवरीथिंग है कि भाई ये उसका ग्रेटर है, वो उससे ग्रेटर है। ऑब्वियसली यूपीएससी एक स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत करेगी और दोनों में गड़बड़ करने का स्कोप नहीं है क्योंकि नन नहीं आंसर। दैट इज व्हाई द चांसेस ऑफ ओनली वन बीइंग करेक्ट इज ग्रेटर। अमेजिंग सेशन सोमेन, this was such an थैंक eye यू सर। opener. Thank you so much for being here, like taking out time in the midst of all in the like all of this बिल्कुल बिल्कुल। going on. आपका prelims खुद का एस्पिरेंट आ रहा है। कम्युनिटी को बेनिफिट हो, बस इतना ही चाहूंगा। Definitely, एंड आई एम definitely. टेलिंग दिस टू यू टाइम एंड अगेन। ये क्या है कि स्कोर जो है ना, वो नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और थोड़ा सा लैंग्वेज और पीवाईक्यूज, ये सब का कल्मिनेशन है। आप ये मत सोचो कि कोई एक मतलब ब्रैकेट पे आप चीजों को रख सकते हो, कि नॉलेज पे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे, या सिर्फ पीवाईक्यूज पे। बिल्कुल नहीं। मैं बार बार इसको बताना चाहता हूँ, बार बार बिल्कुल, एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक पैरामीटर से एग्जाम अब तो नहीं निकलने वाला। हो सकता है बिल्कुल। 2016-17 में कुछ और पैटर्न रहा हो, मैंने देखा भी है पीवाईक्यूज। हो सकता है निकल जाए, हो जाए। बट ऐसा सवाल अगर आपके सामने पेश हो रहा है, तो वहां पे मतलब आपको वो सीखना पड़ेगा, आर्ट ऑफ Absolutely. लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे करके 5 सवाल भी लीव कर रहे हो ना, आप इफेक्टिवली 3 नंबर कमा रहे हो। और बिल्कुल कितनों का उसको। आप देख लो कि कट ऑफ 71 ही उन लोगों ने स्कोर करा, या 72 में बहुत जन रुक गए। बिल्कुल, हो सकता है 5-6 सवाल आपने मतलब गलत चूज कर लिए, ये भी अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, गिवन द रीसेंट बिल्कुल, पैटर्न, रीसेंट बिल्कुल, ट्रेंड। बिल्कुल। So what you should take from this session is that how Sumain solved these 30 questions. What should be your approach while you are studying? What should be your approach while approaching the PYQs? And also a new thing कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, try to leave it. Do not forget that aptitude matters. Do not forget that knowledge has no substitute, knowledge has no alternative, and aptitude in these examinations matter.
एंड देन सोमेन के हिसाब से जो तीसरी चीज है वो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कैसे क्वेश्चंस को छोड़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली जहाँ पे आपको बिल्कुल कोर प्योर तुक्का मारना है वैसे क्वेश्चंस को छोड़िए। सो आई होप दिस समराइजेस द सेशन वेल। नॉलेज हैज नो सब्स्टिट्यूट, एप्टीट्यूड इज नेसेसरी, एंड you should also know some questions that are to be left. Thank you so much, Somen. Thank you so much for being here with us. थैंक यू सर। I will request you to also be collect discuss the rest of the paper, and as and when बिल्कुल you get बिल्कुल, time, वी you विल can. डू इट टुमारो, विल डू इट टुमारो। मैं आपको बता दूंगा कब शुरू कर सकते हैं, ठीक Sure, है। sure, 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 sure. Thank you so much, everybody, for listening to it. Please show some lots and lots of love for Somen Bhai. Thank you so much for giving your time. यू वेलकम This सर। is कल फिर मिलते thank हैं you. तब। ठीक Sure, है। sure, sure. This is ऑलराइट सर। Satyam Jain signing off. At Understand UPSC till we meet in the next examination. Until we meet in the next video, till we meet in the next lecture. Thank you so much. Please take care. All the very best. Just transfer the host powers to me, Somen. कैसे करते हैं सर, मैं बोला ना, मैं उस बहुत पे, हाँ, मतलब। मैं बताता हूँ, मेरे नाम पे क्लिक करिए। हाँ। हाँ, मेक होस्ट। म्यूट है स्टार्ट बिट में, मेक अच्छा होस्ट, मेक। मेक होस्ट, हाँ। नहीं, मैं टेक्नोलॉजिकली बहुत चैलेंज्ड हूँ। इट्स ओके।